अगर आपने कोई रागी वागी या कोई मिलेट इस्तेमाल किए, वजन जीवन भर कम नहीं होगा। अगर हो भी गया तो वापस आएगा और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाने की पूरी उम्मीद होती है। अभी आपने कहा कि वो कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं हवा भी खा लूं तो लग जाती है। हवा खाते हो इसीलिए वजन बढ़ता है। तो अगर आप खाना खिला के मेरा वेट लॉस कर रहे हैं, उसको गेन नहीं होने देंगे, तो ये बेहतर है। मेरे जैसे लोग जो बहुत फूडी है कि काजू बादाम अखरोट पिस्ता चिया सीड सनफ्लावर सीड इनको घर से बाहर फेंको। चारों आइटम लगभग बराबर मात्रा में होनी चाहिए। ये नहीं कि रोटी खाऊं तो चावल न खाऊं, चावल खाऊं तो रोटी न खाऊं, चावल थोड़े खाऊं रोटी ज्यादा खाऊं, बिल्कुल भी नहीं। हम कह रहे हैं आज की जो भी विचारधारा वेस्टर्न वर्ल्ड से चलती आ रही है डॉक्टर साहब, उसकी वजह से पॉपुलेशन तो बढ़ नहीं रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि इनफर्टिलिटी की समस्या भी बहुत बढ़ गई है। और लोग मोटे होंगे और मैं दवाई गोली कैप्सूल बेचूंगा या योगा एक्सरसाइज बेचूंगा या पेट काटने की सर्जरीज बेचूंगा। दिस इज व्हाट कि ये $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। हम ये कह रहे हैं कि बॉस कुछ करना नहीं है, तुम केवल खाना खाओ, इनकी सबकी दुकानें बंद हो जाने वाली। कि भाई हम दही के साथ आलू का पराठा खाते हैं, तो हम ये कहते हैं ये कॉम्बिनेशन आपका गलत कॉम्बिनेशन होता है। आलू का पराठा अगर आप दही के साथ खाएंगे तो वजन डेफिनेटली बढ़ेगा। ऐसे में एक गृहिणी जो है कि सबके पसंद का खाना बना रही है, वैसे में वो अपना वेट लॉस करना अगर चाह रही है तो वो किन किन बातों पे ध्यान रखें? कि भाई आप मुझे साइंस के नाम पे तो 2 ही शब्द दे रहे हैं, एक तो कैलोरी, दूसरा शब्द होता है प्रोटीन और एक कार्बोहाइड्रेट। मैं कहता हूँ ये कुछ होता ही नहीं है। एक तरफ होता है कि सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट हम ले रहे हैं अपने बॉडी को टोन करने के लिए, और एक तरफ है कि आप खा के ही आप पतले हो जाओगे। तो क्या आपके यहाँ भी सप्लीमेंट की सुविधा है या नहीं? अनलोड में मतलब जो लोग ज्वाइन करते हैं, हमारे यहाँ किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट होता नहीं है। हमारे प्रोग्राम में कोई भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। हमारे प्रोग्राम में कोई भी बाजरा जवारी रागी नाचनी ब्राउन राइस ब्लैक राइस किनोवा बिल्कुल भी होता नहीं है। हमारे प्रोग्राम में कोई काजू बादाम अखरोट पिस्ता चिया सीड सनफ्लावर सीड पंपकिन सीड कोई भी सीड ड्राई फ्रूट और नट्स बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारे प्रोग्राम में किसी भी तरीके का फिर कैसे वेट लॉस होगा? अगर ये लेबोरेटरीज हैं भी तो इनमें कैलोरी मेजरमेंट होता नहीं है, कैलोरी मेजरमेंट हो सकता नहीं है। ये एक कंप्लीटली फेक वर्ड है, हाइपोथेटिकल। साइंस के नाम पे भयंकर धोखा हो रहा है आपके साथ, थोड़ा संभल के रहें। आप एक तरफ कह रहे हैं कि ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने हैं और एक तरफ हमें ये सजेशन दिया जा रहा है, तो ये सब बैलेंस कैसे होगा? जो भी आपको खाना खाने से मना कर रहा है और ऐसे आड़ी तिरछी चीजें खाने को दे रहा है, सबसे बड़ा दुश्मन है, बच के रहिए। जैसे रिसर्च में अक्सर देखा जाता है कि एक चीज हाइपोथेटिकली हम शुरू करते हैं, उसके क्यों होता है, क्या कारण रहा है, कब हुआ है और ये कैसे फॉर्म हुआ, सब चीज की बातों में 4 चीजों को हम ध्यान रख के रिसर्च करते हैं किसी टॉपिक पे। तो जो आप ये कह रहे हैं कि बुक में जो लिखी हुई है उसको हम इन 4 चीजों से जोड़ के देखें, और उसमें भी ये भी देखा जाता है कि अवेलेबल क्या है, अफोर्डेबल है कि नहीं है उस लोकेलिटी के लिए। तो आपका क्या उस एंगल से कहना है या कैसे? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। प्रूव मी रॉन्ग, लेकिन सारी रिसर्च गलत है, रिसर्च हो नहीं रही है। अगर हो भी रही है, इनका एजेंडा मुझे पता नहीं है क्या है, और उस एजेंडा को ही ये आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वेलकम सर, हमारे न्यू पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, धन्यवाद मुझे अपने शो पे इनवाइट करने के लिए। ये अगर हम इंडियन थाली की बात करें तो इंडियन थाली एक ऐसी थाली मानी जाती है कि एक संपूर्ण है, उसमें हर चीज है कि आपको खाने भोजन में जो चाहिए वो होता है। लेकिन हम अक्सर कुछ गलती कर रहे हैं जिसके कारण ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम से हम लड़ रहे हैं, और बच्चे हो बूढ़े हो यंग लोग हो सबको इस चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ऐसा क्या थाली में मिसिंग है और क्या ऐसा होना चाहिए कंपलसरी रूप से एक थाली में, वो हमें बता दीजिए। पहली बात तो हम ये थाली शब्द का इस्तेमाल करते नहीं है। हाँ। हम कहते हैं थाली का मतलब हो गया पोर्शन कंट्रोल। हाँ। हम कहते हैं अगर वजन घटाना है तो थाल सजा के खाना है। ओके। थाली नहीं थाल। और उसमें दाल चावल रोटी सब्जी ये 4 आइटम हर थाल में होने ही चाहिए। और थाल का मतलब है पेट भर के जी। थाल का ये भी मतलब है कि जब आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनको मनुहार से खाना खिलाते हैं। मनुहार का मतलब ये है कि अगर उसने मान लो 4-5-6 रोटी खा ली, फिर भी आप कहेंगे नहीं एक और खाओ, एक मेरे हाथ की, एक कोई और कहेगा नहीं एक मेरी तरफ से। तो वो जब आप
जिस तरीके से गेस्ट को खाना खिला रहे हैं, जिस प्यार और दुलार से खाना खिला रहे हैं, जब आप अपना रेस्पेक्ट करते हैं और अपना ध्यान उसी हिसाब से रखते हैं जैसा आप अपने गेस्ट का रखते हैं, अतिथि का रखते हैं, उसी हिसाब से जब आप खाना खाते हैं तो वही होता है थाल। और जब आप थाली से शिफ्ट होके थाल पे आते हैं जिसमें पेट भर के आप खाना खाते हैं, रोटी केवल गेहूं की हो और चावल केवल व्हाइट वाले हो, सब्जी आपकी पसंद की और दाल आपकी पसंद की। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है डॉक्टर साहब कि इसमें गट्टे की सब्जी सब्जी नहीं होती है, पनीर की सब्जी सब्जी नहीं होती है। लोग यूज करते हैं भाई मैंने आज छोले की सब्जी खाई, पनीर की सब्जी खाई। सब्जी का अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो वेजिटेबल। वेजिटेबल वो है जो खेत में उगती हो, तो आप चाहे पालक खाओ, चाहे गोभी खाओ, चाहे कोई भी, जब वेजिटेबल आप खाते हो तो वो आपकी थाली या थाल जो है वो उस तरीके का जब बनेगा तो वजन डेफिनेटली कम होगा। लेकिन क्योंकि हम खाने से डरने लगे हैं, पोर्शन कंट्रोल कर करके थोड़ा थोड़ा खाते हैं, गलत कॉम्बिनेशन में खाते हैं, दाल चावल है तो रोटी सब्जी नहीं है, रोटी सब्जी है तो दाल चावल नहीं है, सुबह दाल है तो रात को दाल नहीं है, तो इस तरीके की जो भ्रांतियां पाल ली हैं हम लोगों ने, कारण जो भी हो, चाहे वो आलस के मारे हो या ज्ञान की कमी के मारे हो, तो ये जब आधा अधूरा खाना खाया जा रहा है उसी की वजह से वजन बढ़ता जा रहा है और ये पकड़ में भी नहीं आ रहा है। इसी को हम कोशिश कर रहे हैं कि सब लोगों को सही तरीका बताया जाए खाना खाने का, और सब लोग खाना खाना शुरू करें तो जीवन में कल्याण होने में कितने दिन लगते हैं? घंटे लगते हैं, चंद। जी बिल्कुल। तो एक ये भी देखी जाती है, अगर हम पॉपुलेशन देखें ज्यादातर, तो एक पॉपुलेशन ये है कि जिनकी वेट गेन नहीं हो रही है, एक दूसरी तरफ पॉपुलेशन ये है कि उनकी ये वेट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कम नहीं हो रही है। तो ये यहाँ पे दोनों के खान पान में क्या कैसे वर्क होता है कि एक का वेट ही नहीं बढ़ता, वो कुछ भी खा ले, जैसे कहते हैं ना कि मैं कुछ भी खा लूं मुझे मेरा वेट ही नहीं बढ़ता है, एक कहता है कि मैं हवा भी पी लूं तो वो मुझे लग जाता है और मैं मोटे हो जाता हूँ। तो ये दोनों का जो अलग अलग परेशानी है वो खाने से ही जुड़ा हुआ है जी। तो इसको कैसे हम देख सकते हैं? आपने कबूतर देखे हैं? यहाँ पुणे में कबूतर है बहुत ज्यादा। और कहाँ कहाँ कबूतर देखे हैं आपने? मैं मैक्सिमम जगह पे तो देखी हूँ। मान ली 10 जगह पे तो देखे होंगे। हाँ। 10 जगह में सारे कबूतर सेम शेप और साइज के होते हैं। आप पहचान लोगे कि ये कबूतर पुणे वाला है कि बॉम्बे वाला है कि पेरिस वाला है? नहीं, सब सेम शेप और साइज के होते हैं। क्यों होते हैं सेम शेप? क्योंकि उनके जीवन में डिसिप्लिन एग्जिस्ट करता है। सवाल कबूतर का नहीं है, नेचर में पाए जाने वाले हर प्राणी का ये हाल है, चाहे वो कौवे के रूप में हो, चाहे वो शेर के रूप में हो, चाहे वो चीते के रूप में हो। वो चीता क्यों नेशनल पार्क्स में हो इंडिया में या कहीं बाहर से लाया गया हो, ठीक है, क्यों? उनके जीवन में डिसिप्लिन है जो नेचर ने डाल के भेजा है। अभी आपने कहा कि वो कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं हवा भी खा लूं तो लग जाती है। हवा खाते हो इसीलिए वजन बढ़ता है। रोटी सब्जी आलू के पराठे खाओगे तो वजन कम होगा, क्योंकि लोग डर के मारे हवा खा रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। और खाना के जीवन में डिसिप्लिन नहीं है। आपने कहा वो कुछ भी खा ले तो वजन बढ़ता ही नहीं है। कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी खाने से ही जीवन में प्रॉब्लम है। आपको एक डिसिप्लिन्ड वे में, एक सिलसिलेवार तरीके से आपको खाना खाना है, जिसके अंदर में एक प्री डिफाइंड टाइम पे आपको खाना खाना है कि ये यहाँ पे ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है। फ्रूट का भी आपके जीवन में एक जगह होनी चाहिए और मूंगफली और समोसे के लिए भी जगह होनी चाहिए। तो जब तक आप खाने से डरेंगे, और इसको मैं अलग तरीके से कहूं, जो आपको खाना खाना है उससे तो आप डरते जा रहे हो, और जिससे डरना चाहिए और जिसको लात मार के घर से बाहर रखना चाहिए उसको गले लगा रखा है। बाजरा जवारी घर में आप मोहब्बत करे बैठे हो, है ना, और गेहूं को से डरे जा रहे हो, इसीलिए तो प्रॉब्लम है। उसी को हम सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं कि काजू बादाम अखरोट पिस्ता चिया सीड सनफ्लावर सीड इनको घर से बाहर फेंको। धनिया पानी जीरा पानी मेथी पानी को घर से बाहर फेंको। पानी सादा पानी पियो ना। ये कहाँ चांदी के बर्तनों में पानी पिए जा रहे हैं, नारियल पानी पिए जा रहे हैं, कॉपर के पानी पिए जा रहे हैं, मैग्नेटिक पानी पिए जा रहे हैं, कैंजन पानी पिए जा रहे हैं। इसी वजह से तो प्रॉब्लम्स है। तो अगर जीवन सीधा हो जाए, जैसा कि हमेशा से चलता रहा है, जब तक कि वेस्टर्न वर्ल्ड का हमारे सभ्यता पे फर्क नहीं, असर नहीं पड़ा था, उस ईरा में अगर हम युग में वापस चले जाते हैं तो जीवन खूबसूरत होने ही वाला है। जी, एक बहुत सारे, जैसे अभी आपने बताया कि रागी और बहुत सारे मिलेट्स तो हम अपना के और आटा को दूर कर लिए हैं। तो ये सही भी है कि बहुत सारे लोग उस आटे को अलग कर रहे हैं कि ताकि
उनसे गट हेल्थ में प्रॉब्लम आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है। तो आपका कहना है कि हमें आटा लेना चाहिए, अभी के टाइम में है कि आटा नहीं भी लेना चाहिए। आपने अभी जिक्र किया कि आलू पराठा थाली में होना चाहिए, फिर आपने जिक्र किया समोसा भी खाना चाहिए। अगर हम वेट लॉस की तरफ जाते हैं, उस जर्नी में जाते हैं, तो हमारा सबसे पहला यही रहता है क्वेश्चन कि मैं डाइट कैसे मेंटेन कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, कैसे हो पाएगा। आपने तो थाली में सब कुछ दे दिया, फिर कैसे ये माइंडसेट कैसे करें हम? अभी आप मोटे तौर पे देखिए तो आलू का आपने अपने क्वेश्चन में दो शब्दों का यूज किया, आलू पराठा और समोसा। हाँ। समोसा और आलू पराठा मोटे तौर पे फंडामेंटली तो सेम है, एक तिकोना बना दिया, एक चपटा बना दिया। हाँ। अगर मान लीजिए आपने वो तिकोना सा बना के उसमें जो आप समोसा बनाने चाह रहे हो और उसको तवे पे चकले पे रख के बेल दो, हाँ। तो आलू पराठा बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ। तो ये लोगों ने सिर्फ उसको एक अलग शक्ल देने के लिए उसको नाम दिया है। जैसे रसगुल्ला है, ये चमचम है, ये सब चीजें तो सेम ही है। वो छेने को आपने चाशनी में डुबोना है, लेकिन एक मनुष्य को एक वैरायटी चाहिए, इसलिए अलग अलग रूप उसको दे दिए। हम तो ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि अगर पास्ता को देखें या पिज्जा को देखें, पिज्जा क्या है? रोटी सब्जी है ना। अगर पराठे को देखो तो पराठा क्या है? रोटी सब्जी है। अब वो सब्जी अंदर घुसी हुई है, केवल उतना ही फर्क है ना। आप बथुए का पराठा बनाते हो तो आपने उसको अंदर गूंद देते हो, इतना ही, बट अल्टीमेटली वो रोटी सब्जी है। हाँ। तो ये एक वैरायटी, आपको भी एक कुलिनरी काम करने में कुछ मजा आता है, तो इस वजह से ये बन जाता है। लेकिन खाना तो सब कुछ है, नहीं खाने की वजह से वजन बढ़ता जा रहा है। जब से ये एक्सपर्ट ब्रीड आई है, उसको आप डाइटिशियन कहो, उसको आप डॉक्टर कहो, जो भी आपके खाने के विषय में आपसे बात कर रहा है, वो आपको हर खाने से डरा रहा है। कौन से खाने से? आपको अगर मान लो किसी ने बाजरे की रोटी कही खाने के लिए, तो क्या ये कहेगा कि पेट भर के खा लो, या उसमें भी कहेगा चौथाई खाओ, आधी खाओ, 100 ग्राम खाओ, 150 ग्राम खाओ, समथिंग लाइक दिस, 2 रोटी। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो ये वो भी खाने नहीं दे रहे। अगर आप किसी के पास जाते हो कि चल भाई मैं तेरे जिम में आती हूँ, तो वो जिम तो अलग बात है, खाना वो भी नहीं खाने दे रहा। भाई मैं जिम में इसलिए आई कि मुझे वजन तो कम करना है, बढ़ चुका है, और तुम्हारी एक्सपर्टीज जिम की क्या है? एक्सरसाइज कराना उसकी एक्सपर्टीज है। तो वो उसको भूल के फिर कहता है नहीं आपको खाना नहीं खाना है, कॉफी का शॉट मार के जिम में आइए, या खाने को भूल जाइए, कैलोरी डेफिसिट कीजिए, और उसकी सारी की सारी जो एक्सपर्टीज है वो पीछे रह जाती है। उसमें भी इतना हिम्मत नहीं होता कि वो कह दीजिए बॉस मैं बैठा हूं आपके, आई टेक केयर ऑफ योर फिटनेस एंड योर वेट, सब कुछ खाओ, और मेरी ये जो एक्सरसाइजेज है, चाहे वो सूर्य नमस्कार के रूप में हो, चाहे वो प्राणायाम के रूप में हो, लेकिन किसी में भी इतना हिम्मत नहीं है, अनलोड के अलावा, आशा मैडम के अलावा, कि वो आपको खाना खाने का नाम भी ले दे। इंस्पायर तो छोड़िए, और हमारे यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी होती नहीं है। हम कहते हैं आप खाना खा रहे हो, भूख लगी है इसलिए खा रहे हो, पेट भरने के लिए खा रहे हो, इसलिए खा लीजिए। यही हमारा इंस्पिरेशन है, और जब तक आप खाना नहीं खाएंगे तब तक आपका वजन कम होगा नहीं। अब आपने पूछा कि एक रूटीन कैसा होना चाहिए। 5 बार खाना आपको डेफिनेटली खाना है। 5 बार से कम खाया तो वजन जीवन भर लगे रहो, कुछ होने वाला नहीं है, ये बात तो निश्चित है। तो कैसे आपको खाना है कि जैसे ब्रेकफास्ट का आपका जो भी समय है, उस समय आपको पेट भर के, चाहे इडली सांभर खा लो, चाहे डोसा खा लो, चाहे पराठे खा लो, तरह तरह के वैरायटी के, गोभी के खाओ, मूली के खाओ, जैसे खाने, बथुए के खाओ, है ना, पनीर के पराठे खाइए, पोहा खाइए, उपमा खाइए, और कितना खाएंगे? पेट भर के खाएंगे। कैसे बनाएंगे? अपने टेस्ट के अनुसार बनाएंगे। अभी आपके यहाँ जो पोहा बनेगा आपके टेस्ट का बनेगा, हमारे यहाँ पोहा बनेगा हमारे टेस्ट का बनेगा। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। सो इस तरीके से फिर आपको लंच करना है, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चारों आइटम होने जरूरी है। अगर आप नॉनवेज का शौक रखते हैं तो एग, फिश, चिकन आप डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हो। चारों आइटम लगभग बराबर मात्रा में होनी चाहिए। ये नहीं कि रोटी खाऊं तो चावल ना खाऊं, चावल खाऊं तो रोटी ना खाऊं, चावल थोड़े खाऊं रोटी ज्यादा खाऊं, बिल्कुल भी नहीं। जब भी आप अपने इसके साथ में थॉट के साथ में परिवर्तन लेके आएंगे तो प्रॉब्लम, सारे आइटम लगभग बराबर मात्रा में आपको खाने हैं। सब्जी का भी उतना ही महत्व है जितना दाल का महत्व है, और रोटी का भी उतना ही महत्व है जितना चावल का महत्व है। तो सब आइटम आपको बराबर मात्रा में खाने हैं। ऐसे ही डिनर में आपको खाने हैं, लेकिन इसमें 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है? चावल केवल व्हाइट वाले होंगे और रोटी केवल गेहूं की होगी।
अगर आपने कोई रागी वागी या कोई मिलेट इस्तेमाल किए, वजन जीवन भर कम नहीं होगा। अगर हो भी गया तो वो वापस आएगा और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाने की पूरी पूरी उम्मीद होती है। इनमें न्यूट्रिशन नहीं होता है किसी भी रागी वगैरह में, तो इसलिए आपको ये नहीं लेने हैं। दूसरी क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन तो ये हो गई कि दोनों ग्रेन होने जरूरी है। दूसरा जो कंडीशन है कि जो सुबह दाल और सब्जी खाएंगे वो रिपीट नहीं होगी, इवनिंग में आप बदल के खाएंगे। जैसे यहाँ पे आलू गोभी खाए तो वहां भिंडी खा लेंगे, यहाँ पे अरहर खाए तो वहां मूंग खा लेंगे, समथिंग लाइक। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे मील हो गए। 11 बजे आपको फ्रूट खाना है, जो भी आपको अच्छा लगता है। सिंगल फ्रूट लेके बैठिए और पेट भर के खा लीजिए। मान लो अंगूर लेके बैठे तो 200 ग्राम 250 ग्राम आधा किलो पेट भर के खाइए। अगर खाने से डरे डॉक्टर साहब तो वजन कम नहीं। तो ये टाइम 11 बजे का होता है फ्रूट का। आपको क्या अच्छा लगता है? अभी मैंगो का सीजन आने वाला है, मैंगो खाइए, आराम से बैठ जाइए, थाली वाली लेके आलती पालती मार के बैठिए और मस्ती से खा लीजिए। 5 बजे के आसपास शाम को, जब वो एक ऐसा समय होता है जहां पे कोई मखाने खा रहा है, कोई मूंगफली खा रहा है, कोई समोसे खा रहे हैं, तो वहां पे वो खा लीजिए। जब आप 5 बार इस तरीके से खाना खाएंगे तो आपका वजन तो अगले दिन से कम होने लगेगा। इसके लिए सदियां थोड़ी चाहिए वजन कम करने के लिए, बहुत ही आसान काम होता है। ओके, तो ऐसे मुझे लग रहा है कि जितने भी मैं फिटनेस ट्रेनर और फिटनेस के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वो उनसे मैं इंटरव्यू ली हूँ, और आज मैं स्माइल इसलिए कर रही हूँ कि मैं बहुत फूडी हूँ जी। मैं बहुत ही ज्यादा खाना पसंद करती हूँ। तो वेट लॉस के लिए जब भी मेरे दिमाग में आता है कि मैं करूँ, मैं कर नहीं पाती। तो अगर आप खाना खिला के मेरा वेट लॉस कर रहे हैं, उसको गेन नहीं होने देंगे, तो ये बेहतर है। मेरे जैसे लोग जो बहुत फूडी है, तो आज की डेट में पूरी दुनिया की जो स्टैटिस्टिक्स है, और स्टैटिस्टिक्स ऐसी होती है जो 100% करेक्ट नहीं हो सकती है, लेकिन जितनी भी वो पॉपुलेशन लिखी हुई है, जो फिगर्स लिखे हुए हैं, वो ये है 25% इस दुनिया के लोग ओबीज हैं। ओबीज मतलब बहुत मोटे हैं। हाँ। 800 करोड़ अगर इस दुनिया की पॉपुलेशन है, 200 करोड़ लोग मोटे हैं जी, बहुत मोटे हैं। और ये जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड से पढ़े हुए एक्सपर्ट आ रहे हैं, इनका ये बहुत गदगद हुए जा रहे हैं, वाह और लोग मोटे होंगे, और लोग मोटे होंगे, और मैं दवाई गोली कैप्सूल बेचूंगा, या योगा एक्सरसाइज बेचूंगा, या पेट काटने की सर्जरीज बेचूंगा। दिस इज व्हाट कि ये $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। हम ये कह रहे हैं कि बॉस कुछ करना नहीं है, तुम केवल खाना खाओ, इनकी सबकी दुकानें बंद हो जाने वाली है। इस वजह से कुछ लोग हमको भी अपशब्द कह रहे हैं, लेकिन हमारा जो मिशन है वो अनवरत शुरू है। आपके जैसे पॉडकास्टर्स के माध्यम से हम ये जो शब्द है सब दुनिया को पहुंचेगा। कब तक अनलोड से अपने आप को विमुख रखेंगे? एक दिन तो आना ही पड़ेगा जी। पेट कटाने के बाद भी वेट कम नहीं होता है। और ये जो एक्सपर्ट बैठे हैं, सफेद पोश गले में घंटी सी बांध के बैठे होते हैं, ये सबका पेट काटने में लगे हैं। 6 लाख रुपए ऑपरेशन होता है मिनिमम, और उसके बाद में भी खाना नहीं खाने दे रहे कि चलो आपने पेट कटा लिया। आपके पेट में मान लीजिए 4 आलू के पराठे नहीं जा रहे हैं, क्या एक पराठा खाने देगा आपको? कि अब पेट काट दिया, अब तुम्हारे पेट में 4 आलू के पराठे नहीं, एक ही जाएगा, तो क्या एक खाने देगा? बिल्कुल नहीं खाने देगा। जब आप पेट कटा लेंगे, फिर पता है उनका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है? अभी आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, और ये ऐसा वाला गोली सप्लीमेंट खाने पड़ेंगे, ये वाली स्पेसिफिक डाइट आपको खानी पड़ेगी। अगर पेट कटाने से पहले ही मैं लाइफस्टाइल चेंज कर लूं तो पेट कटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना जी। पेट कटाने से पहले जो ये पेट कटाने के बाद का रूटीन मुझे बता रहे हैं वो पहले ही बता दें तो पेट कटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसके बाद भी तो कल्याण होता नहीं है। तो इसलिए ये सारी की सारी चीजें भ्रांतियां हैं, और दुनिया में कौन फूडी नहीं, हर व्यक्ति को तो फूड खाना अच्छा ही लगता है जी। हमारा ये कहना है डॉक्टर साहब, बार बार हम ये कहते हैं कि ईश्वर ने 2 ही चीजें बहुत खूबसूरत बनाई है, नंबर 1 भूख और नंबर 2 टेस्ट जी। आप सोचिए, अगर अब मैंगो आएगा, अल्फांसो आएगा, आप जब खाएंगे तो तन मतलब आत्मा तक सुकून मिलता है कि नहीं मिलता है? और ये सारे एक्सपर्ट बैठे नहीं, आम खाना नहीं है, तो बेचारी गृहिणियों का या किसी भी महिला का या किसी भी व्यक्ति का हाल क्या होता है कि परिवार को तो अच्छे से काट के खिलाएंगे, बढ़िया से खिलाएंगे, और खुद हाथ ही चाट लेंगे जो थोड़ा बहुत जूस है। हिम्मत नहीं होती है, लीची खाने की हिम्मत नहीं है, अंगूर खाने की हिम्मत नहीं है कि अरे मुझे तो डायबिटीज हो जाएगा। लोग हमें कह रहे हैं, उन लोग बीमार करने पे लगे हो दुनिया को, सरकार के एजेंट हो, पॉपुलेशन कम करने पे लगे हो। हम कह रहे हैं आज की
जो भी विचारधारा वेस्टर्न वर्ल्ड से चलती आ रही है डॉक्टर साहब, उसकी वजह से पॉपुलेशन तो बढ़ नहीं रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि इनफर्टिलिटी की समस्या भी बहुत बढ़ गई है। क्यों? खाना खा नहीं रहे लोग बात। तो जो आपकी आगे की जनरेशन को प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वो खत्म होती जा रही है। इस वजह से आज ये कह रहे हैं कि इंडिया इज बिकमिंग इनफर्टिलिटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज बिकमिंग प्रोटीन डेफिसिट कंट्री, इंडिया इज बिकमिंग हैज बिकम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हिंदुस्तान को ये बीमार पे बीमार पे बीमार करते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है और अंग्रेजों से बहुत प्रभावित होती है। इस वजह से उनकी बात मानते चले जाते हैं और बीमार पे बीमार होते चले जा रहे हैं, वजन पे वजन बढ़ा के बैठे हुए। सब लोग फूडी है, खाना खाने से डर रहे हैं, मानसिक असंतुलन होता है, डिप्रेशन होता है, यार खाना नहीं खा पा रहे हो तो जीवन में बचा क्या? और हम कह रहे हैं खाना खाइए। फूडी तो हम बनाते हैं, बाकी लोगों को लग सकता है कि मैं फूडी हूं, लेकिन सब खाना खाने से डर रहे हैं। फूडी तो हम बना रहे हैं कि अपना मनपसंद खाना अपने टेस्ट के अनुसार पेट भर के बिना डरे पूरी मोहब्बत से खा लीजिए, उसी को तो फूडी कहते हैं। आपका प्रोग्राम का नाम है वेट लॉस अनलोड। हम वेट लॉस प्रोग्राम का और कंपनी का नाम अनलोड है। अनलोड। और हम एक ही प्रोग्राम चलाते हैं जो 90 डेज का होता है। वही मैं हाँ, तो 90 डेज का क्यों? क्योंकि हम आपके जीवन में जिसको कहते हैं लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन हम करवाते हैं। तो इस समय आप एक लाइफस्टाइल में जी रहे हो, आपको एक कॉम्बिनेशन में खाना खा रहे हो। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, जब आप आलू का पराठा खाते हैं तो वो जो नाश्ते में मान लीजिए खाया, तो आपके प्लेट में क्या क्या होता है? जब आप मान लीजिए जिस दिन आपने पराठा बनाया आलू का, सब्जी, पराठा और सैलेड। ओके। कुछ लोग हमें कहते हैं कि भाई हम दही के साथ आलू का पराठा खाते हैं, तो हम ये कहते हैं ये कॉम्बिनेशन आपका गलत कॉम्बिनेशन होता है। आलू का पराठा अगर आप दही के साथ खाएंगे तो वजन डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन अगर आप वहां पे उसको चटनी के साथ खाते हैं, जो पुदीने और धनिए की चटनी होती है, उसमें आप फिर आंवला डालिए, चाहे कच्चे मैंगो डालिए, चाहे उस चटनी बनाने के लिए जो भी लगता है, जीरा डालिए, धनिया डालिए। जीरा मतलब जो हमारा सीड होता है, तो एक अच्छी सी चटनी बनाइए, उससे खाएंगे तो वजन डेफिनेटली कम होगा। तो यही सब चीजों को करेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। और जीवन में आप जो भी खाते हो, क्या खाते हो? पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, डम्पलिंग्स, गोलगप्पे, और आप क्या खाते हो कि मैगी खाते हो। तो इन एक एक चीज को खाने का सही तरीका हम आपको बताते हैं। जब आप आशा जी के गाइडेंस में ये खाने खाते हो तो आपको पता चल जाता है कि पिज्जा, ओ अच्छा, पिज्जा ऐसे खाया जाता है। तो जब आपको सही तरीका, अभी पराठे का सही तरीका आपको पता चला जी, चटनी के साथ आपको खाना। चटनी नहीं लेंगे तो वजन भी कम नहीं होगा, और इस चटनी आपके जीवन में आएगी, क्योंकि अभी मान लीजिए आपके जीवन में कुछ अलग कॉम्बिनेशन घुसा हुआ है, तो उसको अपने को बदलना पड़ेगा, और उस बदलने को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 90 दिन का समय लगता ही लगता है। इसलिए हम एक ही प्रोग्राम चला रहे हैं, ना इससे छोटा, उससे फायदा होगा नहीं, इससे बड़ा लेके कोई अर्थ नहीं है, वेस्टेज ऑफ मनी है। एक 90 डेज का प्रोग्राम कीजिए, उसको अच्छे से जो जो बताया जाए 90 दिन अपने आप को दे दीजिए। जीवन में तो कल्याण न केवल आपके जीवन में कल्याण होगा, बल्कि पूरे परिवार के जीवन में कल्याण हो जाने वाला है। घर में अगर बहुएं आएंगी, उनको भी पता चल जाएगा कि भाई मेरी सासू माँ तो ऐसे खाना बनाती है, ऐसी दिनचर्या रखती है, वो भी सीख जाएगी। अगर डॉटर है आपके साथ, सीख चुकी है, और वो आगे का जब जीवन के लिए जाएगी, उसको भी सही पता होगा कि किस तरीके से मुझे अपना जीवन यापन करना है, कैसे रूटीन रखना है, जीवन में किस तरीके से डिसिप्लिन बना के रखना है। इसलिए एक ही प्रोग्राम 90 डेज का हम लोग चलाते हैं। आपका प्रोग्राम लोग 12,000 प्लस 65 कंट्रीज में लोगों ने अडॉप्ट किया है जी, और उसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, महिलाएं सेंट्रिक है आपका प्रोग्राम। तो अगर हम इंडियन महिलाओं को देखते हैं तो उनका सुबह किचन से होता है, सोने तक किचन में ही होते हैं। सबके पसंद का खाना बनाती हैं, बच्चा हो, घर में एल्डर हो तो खिचड़ी भी बन रही है, पिज्जा भी बन रही है, फैंसी फूड भी बन रहे हैं। ऐसे में एक गृहिणी जो है कि सबके पसंद का खाना बना रही है, वैसे में वो अपना वेट लॉस करना अगर चाह रही है तो वो किन किन बातों पे ध्यान रखे? कुछ नहीं, जो सबकी पसंद का जो खाना बन रहा है उसी को खाए पेट भर के, उसी से वजन कम होगा। दूसरी बात यह है कि क्योंकि अभी अगर मान लीजिए पिज्जा बन रहा है, तो पिज्जा तो सारा घर खा लेगा, किसको पसंद नहीं है। एक दिन पास्ता बनेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ना, ये
एक्चुअली अभी 91 देशों तक पहुंच चुका है, समय के Okay. साथ बढ़ता चला जा रहा है। तो 91 देशों तक पहुंच चुका है, 18,000 महिलाओं ने इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर लिया। हम महिलाओं पे इसीलिए 100%, इस पे ऐसा नहीं, 100% महिलाएं ही ज्वाइन करती हैं इस प्रोग्राम को, क्योंकि एक महिला जब रूटीन को सीखती है ना, तो पूरे परिवार का रूटीन ठीक हो जाता है, पूरे कुनबे का, पूरे खानदान का रूटीन ठीक हो जाता है। तो इसलिए हम एक घर से एक महिला को ही ज्वाइन करवाते हैं कि भाई आप सीख लो और आप गाइडेंस लेके चलो। और जब आशा जी के लेक्चर होते हैं, सब लोग पूरे परिवार बैठो, जो मन में सवाल है वो पूछो और उसके बाद में अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म आप कीजिए। ओके, तो और जिसके जो मन में इच्छा है, मान लीजिए अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो अगर लेडी वेट लॉस करना चाह रही है तो वो तो बेचारी को बाजरा एडवाइस किया जाता है या मल्टीग्रेन एडवाइस किया जा रहा है, वो उससे खुद ही नहीं खाया जा रहा है तो दूसरे को कैसे खिलाए। हमारा ये कहना है कि मान लीजिए हमने किसी दिन कहा कि आज आपको लंच में पास्ता खाना है। दो चीजें हो सकती हैं, कुछ लोगों को घर में पास्ता अच्छा नहीं लगता है, अभी क्योंकि तो देश के गांव के कोने कोने गली गली से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, किसी ने पास्ता का नाम सुना भी नहीं हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए मैं एक नाम लूं कि अगरतला के किसी कोने में कोई बैठे हुए हैं, उन्होंने पास्ता का नाम भी नहीं सुना है, तो हम ये कहते हैं आपको क्या खाना है तो वो खा लीजिए। तो इसलिए परिवार के पसंद का ही खाना इसमें दिया जाता है, कोई फोर्सफुल नहीं होता है। और जब जो लेडी है जिसने प्रोग्राम ज्वाइन किया होता है, मान लीजिए हमने कहा गोलगप्पे, जिस दिन गोलगप्पे आते हैं ना डॉक्टर साहब, 1 तारीख को प्रोग्राम शुरू है, 18 से 20 के बीच में गोलगप्पे हमारे मील का हिस्सा होते हैं। और कितने गोलगप्पे खाएंगे? पेट भर के खाएंगे, ऐसा नहीं कि 3-5 खा लो, ऐसा नहीं, पूरा परिवार बैठता है गोलगप्पे लेके और सब लोग पेट भर के खाते हैं। कोई 10 खा रहा है, कोई 20 खा रहा है, जिसको जितनी भूख है उतना खाएगा और उसी से वजन कम होगा और कोई भी रास्ता नहीं है। तो इसलिए कोई बंदिशें नहीं होती है। अगर परिवार का मन है कि चलो आज खिचड़ी खाएं, खिचड़ी क्या है? दाल चावल ही तो है। इडली क्या है? दाल चावल ही तो है, तो खा लो। तो इसलिए इसमें किसी को भी, जिसको कहते हैं जोर नहीं आता है, हर व्यक्ति अपने पसंद का खाना खा रहा होता है। अगर अभी हम देखें तो बहुत सारे अगर वेट लॉस में जा रहे हैं तो हमें सप्लीमेंट दी जाती है, और AMR जो है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट, उससे ये है कि हम अगर मेडिसिन ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उस मेडिसिन का असर हमारे शरीर पे कम होता जा रहा है। तो अब एक तरफ होता है कि सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट हम ले रहे हैं अपने बॉडी को टोन करने के लिए, और एक तरफ है कि आप खा के ही आप पतले हो जाओगे। तो क्या आपके यहाँ भी सप्लीमेंट की सुविधा है या नहीं है? ओके, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं आपको मोटे तौर पे इसका पूरा डिजाइन बता देता हूँ। अनलोड का क्या होता है? अनलोड में मतलब जो लोग ज्वाइन करते हैं, हमारे यहाँ किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट होता नहीं है। कोई गोली, कैप्सूल, हर्बल, सप्लीमेंट, प्रोटीन शेक, कोई इंजेक्शन भी आने लगे हैं आजकल, कोई भी प्रोडक्ट किसी भी तरीके का बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारे प्रोग्राम में कोई भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, जिसको मैं, ऐसा हो सकता है आपने किसी पॉडकास्ट में सुना हो, एक्सरसाइज के नाम पे उंगली भी हिलाने की जरूरत नहीं, आंखों की पलकें हिलाने की भी जरूरत नहीं है। बेड पे बैठे बैठे, सोफे पे लेटे लेटे खाना खाते रहिए, टीवी देखते देखते खाना खाइए, उसी से वजन कम होगा। हमारे प्रोग्राम में कोई भी बाजरा, जवारी, रागी, नाचनी, ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोवा बिल्कुल भी होता नहीं है। हमारे प्रोग्राम में कोई काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिया सीड, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, कोई भी सीड, ड्राई फ्रूट और नट्स बिल्कुल भी नहीं होता है। हम मना करते हैं ये नहीं खाइए। हमारे प्रोग्राम में किसी भी तरीके का कोई लौकी जूस, करेला जूस, बैंगन जूस कुछ नहीं होता। लौकी जितनी मर्जी खाओ, व्हाइट गार्ड जितना मर्जी खाओ, लेकिन जूस किसी भी चीज का एक बूंद भी पीना नहीं है। और कोई धनिया पानी, जीरा पानी, मेथी पानी, कोई भी पानी नहीं। पानी मतलब साधारण नॉर्मल पानी ही पीना होता है। तो इसलिए हमारा जो प्रोग्राम है डॉक्टर साहब, वो केवल आपके मनपसंद खाना खाने पे ही आधारित है। हम तो कोई रेसिपी भी नहीं दे रहे हो, आप सप्लीमेंट की बात कर रहे हो, हम तो रेसिपी भी नहीं दे रहे। हम ये कह रहे हैं कि राजमा बनाने आप अपने टेस्ट के अनुसार बना लो और खा लो। मैं क्यों बताऊं आपको कि राजमा कैसे आपको बनाने हैं? फिर कैसे वेट लॉस होगा? वेट लॉस, इधर खाना खाया उधर वेट लॉस, ये इतना ही सरल है। ये जो लोग आपको कारण देने की कोशिश कर रहे हैं, ये पता है आजकल क्या कहा जा रहा है? ये जितने भी सफेद पोश लोग हैं, ये कहते हैं कि आपका जो वजन है या जो बढ़ा हुआ वजन है, ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है और उसका साइंटिफिक इलाज होना चाहिए। मतलब ये कहना, ये शब्द बड़े सुंदर लगते हैं। कोई भी गिरते हुए बाल क्या मेडिकल इशू नहीं है? सर में दर्द मेडिकल इशू नहीं है? आंखें कमजोर हो गई है मेडिकल इशू नहीं है? तो फिर
शरीर में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो मेडिकल इशू है। मान लीजिए किसी को लगातार आंख में खुजली चल रही है तो वो मेडिकल इशू है जी। इसका साइंटिफिक इलाज क्या होता है? वो कहते हैं साइंटिफिक इलाज मतलब अभी मोटापे को बहुत ग्लोरीफाई या ग्लैमराइज कर रहे हैं, ओबेसिटी का नाम दे दिया। अब कह रहे हैं साइंटिफिक इलाज होना चाहिए। साइंटिफिक क्या मतलब इनको ओलंपिक ठोकनी है आपको, और क्या करना है? 22,000 रुपए 25,000 रुपए महीने का आपको एक इंजेक्शन या गोली या कैप्सूल देने का इनका मन है। तो इसलिए कुछ भी साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक अगर होता, साइंस वो होती है जिसको रेप्लिकेट किया जा सके। मतलब अगर आपको मुझे लगता है कि भाई आप मुझे साइंस के नाम पे तो दो ही शब्द दे रहे हैं, एक तो कैलोरी, दूसरा शब्द होता है प्रोटीन और एक है कार्बोहाइड्रेट। मैं कहता हूं ये कुछ होता ही नहीं है किसी भी लेबोरेटरी में। पहली बात तो कॉलेजेस दो तरह के होते हैं, एक होम साइंस जो न्यूट्रिशन पढ़ा रहे हैं और दूसरे कॉलेजेस हैं जो मेडिकल पढ़ा रहे हैं। मेडिकल चाहे वो होम्योपैथी के हो, चाहे वो एलोपैथी के हो, और चाहे वो आयुर्वेद के हो, या वो यूनानी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो। पहली बात तो एलोपैथी के अलावा कैलोरी नाम का शब्द कहीं होता नहीं है। आयुर्वेद में कहाँ कैलोरी होती है ना? और अगर ये लेबोरेटरीज हैं भी तो इनमें कैलोरी मेजरमेंट होता नहीं है, कैलोरी मेजरमेंट हो सकता नहीं है। ये एक कंप्लीटली फेक वर्ड है, हाइपोथेटिक। अगर मोटे तौर पे देखें डॉक्टर साहब, तो जो लेबोरेटरीज होती हैं वो कॉलेजेस में होनी चाहिए। अगर हम साइंस की बात करें कि भाई जो मोटापा है, ओबेसिटी है, वो एक मेडिकल इशू है जो ये कह रहे हैं, और ये मेडिकल इशू होने की वजह से इसको साइंटिफिकली ट्रीट करना चाहिए ना। दो सवाल उठते हैं कि जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है वो तो मेडिकल इशू है, चाहे वो गिरते हुए बाल हो या कहीं खुजली आंख में हो रही है, तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो मेडिकल इशू है। और मेडिकल इशू का मतलब ये है, अब वो कहते हैं कि साइंटिफिकली हैंडल होना चाहिए। मतलब साइंटिफिकली हैंडल होने का मतलब क्या कि क्या साइंटिफिकली हैंडल होना चाहिए? क्या खाना साइंटिफिक नहीं है? लेकिन इनका पर्पस ये है कि साइंटिफिक हैंडल होने का मतलब है कि आपको कोई गोली, कैप्सूल, सप्लीमेंट, कोई इंजेक्शन लगवाने हैं। और ये जो डेफिनेशन दी है, कौन बताएगा कि मोटापा एक मेडिकल प्रॉब्लम है, एक हेल्थ इशू है? जैसे हम ये कहते हैं कि बुखार जीवन में हर व्यक्ति को हुआ है, लेकिन बुखार को बीमारी नहीं माना गया है। बुखार को कोई एपिडेमिक या पेंडेमिक नहीं मानते हैं। बुखार आता है या तो वो अपने आप चला जाता है, और बुखार का कारण ढूंढने की कोशिश की जाती है कि वो बुखार क्यों है, क्या मलेरिया की वजह से है या थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से है। और जो इलाज होता है वो मलेरिया का होता है, बुखार अपने आप चला जाता है। बुखार को कभी भी ग्लोरीफाई नहीं किया गया है कि भाई ये पेंडेमिक है। लेकिन क्योंकि इनके सबके एजेंडा चल रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ये जो मोटापा है ये एक साइंटिफिक इशू के थ्रू ही हैंडल होना चाहिए। साइंस का मतलब क्या है? ये तीन ही शब्दों की मोटे तौर पे बात करते हैं, और इनका सबसे बड़ा जो प्राइम शब्द है उसका नाम है कैलोरी कंसेप्ट। कि भाई खाने में कैलोरी है, खाने में कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये किसी भी लेबोरेटरी में एग्जिस्ट करता नहीं है, इसको नापा जा सकता नहीं है। अभी आपको वजन जीवन में महत्व रखता है, तो क्या होता है कि आपने बेड के नीचे से एक मशीन निकाली, उसको ऑन किया, उस पर खड़े हुए और आपका वजन जो भी है वो पता चल जाता है। इतना ही आसान है। आपकी हाइट जीवन में महत्व रखती है, तो आप अपने आप को नापते हैं और आपको पता चल जाता है कि आपकी हाइट जो भी हाइट है 5 फुट है, 7 फुट है, जितनी भी पता चल जाती है। ओनली सेकंड्स का काम है। अगर कैलोरी हमारे जीवन में इतना ही महत्व रखती है और कैलोरी हमारे जीवन का साइंस को ठीक करने का मादा रखती है, तो उस केस में एक ऐसी मशीन होनी चाहिए थी कि जिसका मैं ढक्कन खोलूं और उसमें मटर पनीर रखूं या उसके अंदर गट्टे की सब्जी रखूं और वो कैलोरी बता दे। ऐसा ही है ना कि भाई मेरे को खाना खाने का मन है, अभी मैं ये समोसा खाने की इच्छा रखता हूँ और ये समोसा, इसमें कितनी कैलोरी, मैं तो समोसा खाऊंगा ना, तो समोसे की कैलोरी मुझे पता होनी चाहिए। न तो किसी लेबोरेटरी में कोई ये मशीन होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कैलोरी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ये जो कंसेप्ट है ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। कॉलेजेस जो देखा जाए तो दो ही तरह के कॉलेज होते हैं, या तो यहाँ पे कोई होम साइंस पढ़ाई जाती है, न्यूट्रिशन पढ़ाई जाती है, या मेडिकल कॉलेज होते हैं, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथिक हो। कहीं पे भी लेबोरेटरीज ये होती नहीं है जहां पे आपको कार्बोहाइड्रेट दिखाया जा सके। ये सब रट रट के बैठे हुए, किसी को पता नहीं है। मैंने ये कहा कि भाई मैं आपकी लैब में आने के लिए तैयार हूं, मुझे डिफरेंस बताइए कि मूंग की दाल का प्रोटीन अंडे के प्रोटीन से कैसे डिफरेंट है। मुझे बताइए कि कैसे अंडे के प्रोटीन में 24 एमिनो एसिड्स हैं, उसके अंदर कैसे
जो 9 है, इसमें ये जो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरे के पूरे 20 है। इसकी एमिनो एसिड प्रोफाइल पूरी है, इसकी पूरी नहीं। ये कहते हैं ये तो सब लिखा हुआ है। ये कोई भी चीज साइंटिफिक नहीं है। साइंस के नाम पे धोखा, साइंस के नाम पे भयंकर धोखा हो रहा है आपके साथ। थोड़ा संभल के रहें। पेट काटने में लगे हैं और आपके बैंक को ढीला करने में लगे हुए हैं। आपके जब आप खाना नहीं खाएंगे डॉक्टर साहब, तो घुटने की प्रॉब्लम होने वाली है, चलना फिरना दूभर होने वाला है, गर्दन में पट्टे बांध बांध के बैठे रहो, कमर पे पट्टे बांध बांध के बैठे रहो, न्यूट्रिशन नहीं होगा तो जीवन में कुछ होने वाला नहीं है, ये बात तो निश्चित है। और अगर बीमारी घुस गई है भूखे रहने की वजह से, उसका ठीक होने का भी कोई रास्ता नहीं है। फिर ये आपके ऑपरेशन करेंगे, कोई ऑपरेशन 6 लाख का, कोई 15 लाख का, और फिर गोलियां पे गोलियां खाते जाइए। वो सर्जन तो एक बार आएंगे, आपको ऑपरेट करके दिखाई भी देंगे नहीं कि वो कहां चल गए। तो इसलिए संभल के रहे, बच के रहे। समझदारी उसी में है कि आप समझदार एक्शन लें, आप समझदार बने। अंग्रेजी पढ़ने से, लॉर्ड मैकॉले ने जो भाषा सिखाई है उसको पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। हमारा भारतीय जो शुद्ध भारतीय ज्ञान है, जो सदियों नहीं, दसियों हजार साल पुराना ज्ञान है, वही सत्य है। तो एक आपने मेंशन किया था कि ड्राई फ्रूट से कुछ नहीं होता, नारियल पानी से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर हम देखें दूसरे तरफ तो बहुत सारे ऐसे एडवाइस सोशल मीडिया पे मौजूद हैं जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आप ड्राई फ्रूट्स को सोक करके खाते हो ओवरनाइट तो आप हेल्थ इंक्रीज होगा, ब्रेन डेवलप होंगे, बहुत सारे चीज है। तो उसमें आप एक तरफ कह रहे हैं कि ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने हैं और एक तरफ हमें ये सजेशन दिया जा रहा है, तो ये सब बैलेंस कैसे होगा? ड्राई फ्रूट का जरूरत है नहीं। हम ये कह रहे हैं किशमिश क्यों खानी, आप अंगूर खाओ ना। क्यों खानी है किशमिश? ये जो लोग, आप जो भी एडवाइस दे रहा है, जो भी आपको खाना खाने से मना कर रहा है और ऐसे आड़े तिरछी चीजें खाने को दे रहा है, सबसे बड़ा दुश्मन है, बच के रहिए। अंगूर खाओ ना। अगर अंगूर आपको आज की डेट में 120 रुपए किलो मिल रहा है तो 1000 रुपए किलो का किशमिश क्यों बना के खाना है? और फिर आपने क्या कहा, ये एक्सपर्ट ये कह रहे हैं रात को 12 घंटे भिगो। मतलब ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? पहली बात तो इनको पता नहीं 12 घंटे क्यों भिगोने हैं, 8 घंटे क्यों नहीं, या 24 घंटे क्यों नहीं। 12 घंटे का कहां से आया? 12 घंटे का डॉक्टर साहब ये इसलिए आया क्योंकि जब आप किशमिश को भिगोते हो, ओवरनाइट भिगोते हो, तो वो किशमिश नहीं रहती है, वो अंगूर ही बन जाती है। आप किशमिश नहीं खा रहे हो, आप अंगूर खा रहे हो। यस और नो? यस। रात को जब भिगोगे किशमिश को तो वो किशमिश बचेगी, सुबह की अंगूर बन जाएगा। हाँ, तो शेप चेंज हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगा, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इनके सबके कमर्शियल रीजंस थे। एक जमाना था जब ट्रांसपोर्ट के, यातायात के साधन होते नहीं थे, बैलगाड़ी पे ही पूरा ट्रांसपोर्ट होता था। अंगूर उगता है नासिक में और खाना है आसाम वाले को, और अगर अंगूर को बैलगाड़ी में भर के भेजा तो बिहार तक भी पहुंच पाएगा? क्या होगा? सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये नासिक वाले को अपना सामान बेचना है कि नहीं बेचना है, पैसे कमाने हैं कि नहीं कमाने हैं, जीवन में उन्नति चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये क्या करता था, धूप में सुखा देता था। और उसको जब सूख गया तो वो सड़ेगा नहीं, पानी उसका उड़ गया, जो न्यूट्रिएंट है वो एक कॉन्सेंट्रेटेड शेप में उस किशमिश में हो जाते थे। अब उसको ये भेज देते थे बैलगाड़ी पर लाद के, आसाम चला गया या बाली चला गया, वियतनाम चला गया। वहां के लोग भी आज के जैसे अंग्रेजी पढ़े लोगों जैसे बेवकूफ नहीं थे, बहुत समझदार लोग थे। उनको पता था कि अगर मैंने ये कॉन्सेंट्रेटेड खाना खाया तो मेरा जीवन तबाह होने वाला है, बहुत परेशानी होने वाली है। तो इसलिए वो उसको रात को भिगो देते थे। वो जो किशमिश थी पानी को ग्रहण करती थी और वो अंगूर के समकक्ष बन जाती थी। उसका जो न्यूट्रिएंट है डाइल्यूट होके उतना ही हो जाता था। अंगूर में 80% पानी होता है कि नहीं होता है? जब आपने किशमिश बनाया तो पानी उड़ गया, लेकिन जब उसको भिगोया रात भर तो वो 80% 70% पानी उसने ग्रहण किया। वो न्यूट्रिएंट उसके उसी शेप में आ गए जैसे ईश्वर ने हमको दिए हैं, और फिर उसको खा लेते थे। आज उसका रेलेवेंस नहीं है। आज नासिक से कैलकाटा आधा घंटे में अंगूर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? आज न्यूजीलैंड का कीवी आपको हिंदुस्तान में 2 घंटे में, 5 घंटे में, अगले दिन मिलता है कि नहीं मिलता है? ये सब नादान बातें हैं। इन पढ़ाई करने का सीधा मतलब पता है क्या होता है? आपकी जो बुद्धि है, एनालिटिकल बुद्धि आपने खत्म कर दी है। उस बुक के बियॉन्ड सोच नहीं सकते हो। आज गीता पढ़ने वाला व्यक्ति बाइबल को क्यों नहीं समझ सकता है? बाइबल पढ़ने वाला गीता को नहीं समझ सकता, क्योंकि उसने जो पढ़ा है वही समझ में आता है। बाइबल में तो 10 जगह लिखा हुआ है डॉक्टर साहब, आप
अन्यथा न ले इस बात को, आहत ना हो, ये मैटर ऑफ द फैक्ट है। क्या लिखा हुआ है होली बाइबल में कि जो धरती है उसके अराउंड सूरज घूमता है, जिसको कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी थी उस समय। यूनिवर्स की जो थ्योरी थी वो जियोसेंट्रिक थी कि सारे ग्रह अर्थ, ये सत्य है आज की डेट में नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय उनकी विचारधारा वैसी थी, जो उनको समझ में आया उतना ठीक था। लेकिन जो व्यक्ति उसको समझा, जो व्यक्ति उस किताब को जानने का बड़े एक्सपर्ट माने जाते थे, चाहे वो पादरी के रूप में हो, चाहे वो राजा के रूप में हो, चाहे वो और पंडित पुजारी के रूप में हो, जब गैलीलियो ने ये कहा 1532 में कि नहीं ये थ्योरी ठीक नहीं है, हीलियोसेंट्रिक है, यूनिवर्स इज हीलियोसेंट्रिक, सूरज के आसपास चारों तरफ ये घूम रहे हैं, तो गैलीलियो को और कोपरनिकस को दोनों को मौत की सजा दे दी गई, आजीवन कारावास की सजा दे दी गई, क्योंकि किताब में लिखी हुई चीज के अन्यथा बोल रहे हैं। आपको पता है ना ये सब चीजें घटित हुई 1632 में। वो बेचारा आजीवन कैद में रहे ये दोनों लोग। क्यों? किताब में लिखी हुई चीजें सही नहीं हो सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है कि जिसने किताबें पढ़ ली उसकी एनालिटिकल बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए आके हमको कह रहे हैं, अपशब्द कहते हैं, इस पॉडकास्ट में भी अपशब्द कहेंगे, जरूर कहेंगे, और हम सर माथे पे लेते हैं क्योंकि आप नादान जो लोग हैं वो इस टाइप की बातें करते हैं। हम ये कह रहे हैं खाना खा के एक्सपीरियंस कर लो। काजू बादाम तो आप जब चाहे तब स्टार्ट कर सकते हो। हम ये कह रहे हैं 90 दिन इनको छोड़ के देख लो। काजू बादाम छोड़ के मूंगफली खाइए ना, मोहब्बत से खाओ। जितने में 1 किलो काजू बादाम आएगा उतने में साल भर की मूंगफली आएगी कि नहीं आएगी? तो हम तो जीवन को सरल और सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मूंगफली से, काजू से, बादाम से वजन डेफिनेटली ऊपर जाएगा, मूंगफली से डेफिनेटली कम होगा। और मूंगफली तो आप मस्ती से खा सकते हो। जितने भी एक्सपर्ट बादाम खाने को कह रहे हैं 5 बादाम से ज्यादा नहीं खाना। क्यों 5 बादाम? 25 क्यों नहीं? और हम कह रहे हैं कि जब मूंगफली खाओगे तो मौज मस्ती से खाओ, जितनी खानी है खा लो। सो दिस इज हाउ इंस्ट्रक्शन। तो एक तरफ जैसे आप बोल रहे हैं कि बुक में जो लिखी है, जो व्हाइट कॉलर जी पढ़े हैं, और जैसे हम डॉक्टर्स पढ़े हैं या जो भी जी पढ़ाई है जी बुक्स में लिखी हुई है एक चीज, उसको हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और उसको अपनाते हुए आ रहे हैं सदियों से, जैसे गीता से लेके अभी तक जो भी आप बुक उठा रहे हैं, बिल्कुल सही। तो वो सब एक ज्ञान है और हम उसको पढ़ के एक ज्ञान अर्जित करते हैं जी। लेकिन अगर हम अगर देखें कि अगर कुछ लाइन लिखी हुई है कि अगर ड्राई फ्रूट्स खाने से आपके हेल्थ में इंक्रीज होगी, मस्तिष्क तेज होंगे, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो जैसे आपने बताया कि अंगूर के जो फॉर्म चेंज होते हैं, जैसे रिसर्च में अक्सर देखा जाता है कि एक चीज हाइपोथेटिकली हम शुरू करते हैं, उसके क्यों होता है, क्या कारण रहा है, कब हुआ है और ये कैसे फॉर्म हुआ, सब चीज की बातों में 4 चीजों को हम ध्यान रख के रिसर्च करते हैं किसी टॉपिक पे। तो जो आप ये कह रहे हैं कि बुक में जो लिखी हुई है उसको हम इन 4 चीजों से जोड़ के देखें, और उसमें भी ये भी देखा जाता है कि अवेलेबल क्या है, अफोर्डेबल है कि नहीं है उस लोकेलिटी के लिए। तो आपका क्या उस एंगल से कहना है या कैसे? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो रिसर्च होती क्यों है? भाई मैं तो कोई रिसर्च नहीं कर रहा, मान लीजिए अगर हम उसको मोटे तौर पे कहें, या कोई भी व्यक्ति, हिंदुस्तान में हर साल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड 45,000 रिसर्च होती है, जिनको हम कहें कि पीएचडी अवार्ड होती है। ये तो कंक्लूड हो रही है, कर न जाने कितने लोग रहे हैं। ठीक है, 45,000 में से अगर हर साल इनमें मान लीजिए कुछ अलग अलग दिशा में भी होंगी, कोई स्पेस में होगी, अगर हेल्थ रिलेटेड 10% भी हो, 5,000 रिसर्च तो हर साल 5,000 रिसर्च हेल्थ इश्यू से संबंधित हो रही है। क्या हेल्थ इंप्रूव हो रही है? रिसर्च क्या होता है? आप तो खुद इस विषय में ध्यान रखती। रिसर्च बेसिकली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। वो मेटा एनालिसिस के नाम पे हो चाहे सिस्टमेटिक रिव्यू के नाम पे, कि आपने 100 पेपर निकाले, उनमें से गैप देखा कि मैं किस चीज पे स्टडी करूं, और फिर वो आप सबमिट करते हो, वो अप्रूव होता है, आपका अनुदान शुरू हो जाता है और आप रिसर्च करना शुरू करते हो। उसका मानव जीवन को बेहतर बनाने में कोई योगदान है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन शुरू हो जाती है। बादाम पे क्यों रिसर्च हुई, मूंगफली पे क्यों रिसर्च नहीं हुई? क्यों? बादाम हिंदुस्तान में तो पैदा नहीं हो रहा। बादाम हिंदुस्तान का प्रोड्यूस कभी था भी नहीं, आज भी नहीं है।
लेकिन अमेरिका वाले को आपको ये खिलाना है। कैलिफोर्निया में पूरी दुनिया के बादाम के कंजम्पशन का 98% कैलिफोर्निया में पैदा होता है। वो आपको खिलाना है, तो इसलिए वो क्या एक रिसर्च करवाएगा, पता नहीं करवाएगी कि नहीं करवाई। उसको वो गया डॉक्टर वीना वंदना के पास, डॉक्टर साहब ये 50,000 रुपए है या 1 लाख रुपए है, एक ऐसी रिपोर्ट लिखो। अब आपका नाम दुनिया में कौन उसको क्रॉस चेक करेगा आपने करी भी कि नहीं करी। मैं बैठा हुआ हूं आज, जिसको भी चाहिए जितनी भी फीस लगेगी मैं देने के लिए तैयार हूं। मुझे छोड़ दीजिए बाकी चीजें, मुझे केवल आलू के पराठे की कैलोरी नाप के दिखा दो, और मुझे मूंग दाल के प्रोटीन में और अंडे के प्रोटीन में डिफरेंस दिखा दो। मतलब किताब में नहीं, माइक्रोस्कोप के नीचे, उसको जो मर्जी लेबोरेटरी का है, मैं सारे पैसे देने को तैयार हूं। कोई भी रिसर्च होती नहीं है। रिसर्च का मतलब है केवल आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जिसमें आप पी टेस्ट लगाओ, टी टेस्ट लगाओ, काई स्क्वायर टेस्ट लगाओ, पीटरसन, पार्करसन, ये जो टेस्ट लगाओ, दिस इज व्हाट इज बीइंग डन, कि बस ये डेटा और ये डेटा। ये साइंटिफिक रिसर्च क्या होनी चाहिए कि उससे रियल लाइफ एविडेंस बन रहा है कि नहीं। साइंटिफिक एविडेंस से रियल लाइफ एविडेंस में कन्वर्जन होना चाहिए। लेकिन साइंटिफिक एविडेंस या साइंटिफिक रिसर्च का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो एक ही सब्जेक्ट ले सकते हैं। एक ही सब्जेक्ट ले सकते हैं मतलब ये है effect of आलू पराठा on weight loss. Suppose this can be the subject. अब हम जीवन में आलू पराठा तो नहीं खिला रहे, हम कह रहे हैं कि ब्रेकफास्ट में आलू पराठा खा लो, 11 बजने से आप पेट भर के मैंगो खा लो, आगे जाने से दाल चावल रोटी सब्जी थाल से जाके खाना खा लो। इसको कैसे एनालाइज करता? अगर किसी में है, मैं देने को तैयार हूं। पुणे की एक लेबोरेटरी 15 लाख रुपए उसने मुझे कोट किया कि हम करेंगे, लेकिन जब मैंने कहा मुझे लाइफस्टाइल को एनालाइज कराना, कहता ये नहीं हो सकता है। हम एक प्रोटोकॉल का मतलब ये है, जब आप एक रैंडम क्लिनिकल ट्रायल करते हो आरसीटी, उसमें पता है क्या होता है, एक आइटम सब लोगों को यूनिफॉर्मली खिलाया जाता है। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर ट्रायल करोगे, पराठे में मान लीजिए ट्रायल किया, सब लोगों को सेम पराठा सेम क्वांटिटी में खिलाना है। अब आप बताइए, आप ही मान लीजिए पराठे बना रही हैं, आपने पराठा नंबर 1 बनाया, पराठा नंबर 2 बनाया, पराठा नंबर 5 बनाया, तो क्या 1 और 5 सेम होगा? बन ही नहीं सकता। जो भी मैकेनिकल प्रोडक्ट्स है, जो गोलियां बन रही है, वो गोलियां 1 करोड़ भी बना लोगे तो सेम होंगी। उसका ट्रायल हो सकता है, लेकिन जीवन का ट्रायल नहीं हो सकता है, रिसर्च नहीं हो सकती है। इसलिए ये इन्वेंशन है। हम अनलोड में आपके पूरे जीवन को बदलते हैं। अब ये क्या कहेंगे कि आप, अब जैसे ये जो गोली है ना, ये गोली आप 15 दिन तक खिलाएंगे, फिर हम देखेंगे कि ये 40 लोगों को खिलाई जा रही है। हम कहते हैं 40 लोग लेके आए, तो कहेंगे सब लोगों को सेम क्वांटिटी का पराठा, सेम बनाया गया पराठा आपको खिलाना है। लेकिन हम तो नहीं कह रहे। वीना जी अपने हिसाब से पराठे बनाएंगे, आशा जी अपने हिसाब से बनाएंगे, उषा जी अपने हिसाब से बनाएंगी और पेट भर के खा लेंगे। हो सकता है आप 100 ग्राम पराठा खाएं, कोई 500 ग्राम खाएं। इसका ट्रायल नहीं हो सकता है, इसका कोई भी साइंटिफिक नहीं हो सकता है। ये जो भी लोग साइंटिफिक एनालिसिस की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं ना, मुझे सिर्फ छोड़ दो, मुझे सिर्फ समोसे की, पराठे की, किसी एक आइटम की कैलोरी मेजर करके दिखा दो। वो संभव नहीं है। जितनी भी रिसर्च की जा रही है, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, सब झूठी है, सब मक्कारी है, एग्जिस्ट करती नहीं है। लेबोरेटरी में कुछ नहीं हो रहा है। 130 पेपर लेंगे और रेफरेंस में 130 पेपर होंगे। पहला सेंटेंस, उसके ऊपर रेफरेंस नंबर 1, ये सेंटेंस वहां से लिया कि सपोज मान लीजिए कहा ओबेसिटी इज ए मेडिकल प्रॉब्लम, नंबर 1 में क्या होगा, दिस इज कमिंग फ्रॉम द रिपोर्ट नंबर सो एंड सो ऑफ WHO। इसका साइंटिफिक इलाज होना चाहिए। रेफरेंस नंबर 2 कहां से आएगा, वो कहीं हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज का। दिस इज व्हाट इज बी। 130 पेपर को लेंगे, उसमें से एक एक सेंटेंस को कॉपी करेंगे और उसके बाद में अपना कंक्लूजन लिख देंगे। और आप भी समझते हो, हर कोई भी मेडिकल या कोई भी रिसर्च होने दीजिए, हर रिसर्च का कंक्लूडिंग लाइन यही होता है कि ये रिसर्च अभी अधूरी है, इस पे बहुत काम होना बाकी है और हम ये चाहते हैं कि इस पे और काम हो। सारी रिसर्च अधूरी है, सारी रिसर्च अधूरी है। हमारा जो प्रोग्राम है ये रिसर्च नहीं है। रिसर्च का मतलब है समथिंग इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, बादाम इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उस पर रिसर्च करते चलो, उसी को बार बार खूब ढूंढो कूद। हमारा इन्वेंशन है, ये एक नई चीज है। लोग रिसर्च करेंगे इसके ऊपर, लेकिन ये एक इन्वेंशन है, एक आविष्कार है जिसमें हमने एक नई लाइफस्टाइल को ढूंढा है। जब आप इसको अप्लाई करते हो
तो आपको रियल लाइफ एविडेंस दिखाई दे जाता है। दूसरा आपने कहा बादाम की वजह से दिमाग तेज होता है, तो कहीं पे भी नहीं लिखा, पता भी नहीं चलता। दिमाग जो आज काजू बादाम खा रहे हैं उनके तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, दिमाग काम करना वैसे ही बंद कर देता है इस दुनिया में। अच्छा आप ही बताइए, सबसे मुश्किल टफेस्ट सब्जेक्ट जो स्कूल में बच्चे हैं उनको कौन सा सब्जेक्ट सबसे मुश्किल लगता है? ज्यादातर मैथ और फिजिक्स। मैथमेटिक्स लगता है। फिजिक्स भी देखा जाए तो मोटे रूप पे मैथमेटिक्स है, हाँ। फॉर्मूले लगे। मैथमेटिक्स सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है। एक व्यक्ति था हिंदुस्तान का जिसने जितनी भी पुरानी मैथमेटिक्स की पजल्स अनसॉल्व थी उनको सबको सॉल्व किया, और जो पजल वो छोड़ के गया, बिकॉज उसका देहांत थोड़ी सी यंगर एज में हो गया था, वो जितनी भी छोड़ के गया है पजल्स उनको आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। जितने मर्जी काजू बादाम खा लो, जितने मर्जी इंजेक्शन लगवा लो इंटेलिजेंस के, कोई नहीं कर पाया। आप उस व्यक्ति का नाम बताना चाहेंगे? रामानुजम। रामानुजम के जो पिताजी थे वो मद्रास की, चेन्नई की साड़ी की दुकान में क्लर्क थे। घर में 5 भाई बहन थे, खाना भी मिल जाए तो बड़ी बात है। उनको काजू बादाम तो छोड़िए, और वो हाईली इंटेलिजेंट। हाँ। और हम ये कह रहे हैं काजू बादाम खाओगे तो रामानुजम से ऊपर पहुंच जाओगे, कोई नहीं पहुंच सकता। भूखा रह के, नॉर्मल खाना खा के, दाल चावल रोटी सब्जी खा के, इडली सांभर खा के ही व्यक्ति इंटेलिजेंट बन सकता है। बाकी कितने भी तरीके, नकली दवा का आपको क्या पता कि क्या चाहिए? एक छोटा सा HP का लैपटॉप अगर खराब हो जाता है और उस लैपटॉप को अगर आप लेनोवो के पास लेके जाओगे, ठीक कर पाएगा? आपको HP के पास ही लेके जाना पड़ेगा। ये जो शरीर है जो ब्रह्मा जी ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, जो भी मर्जी करें। और ये थोड़े से सफेद कोट पहन के लोग, MSc PhD करे हुए लोग, इनको लगता है कि मुझे पता है तुमको क्या सप्लीमेंट चाहिए, तुम्हें क्या न्यूट्रिशन चाहिए, तुम बादाम खाओ और जीवन में कल्याण, और तुम गेहूं मत खाओ और बाजरा खाओ जीवन में कल्याण। ये ऐसा दावा करते हैं। पेट काट देंगे, ईश्वर ने आपको एक स्टमक दे के भेजा, बेरिएट्रिक सर्जरी कर देंगे कि तुम्हारा पेट, तो यार ईश्वर तो पागल है, उसने इतना बड़ा पेट दे के भेज दिया, मैं काट देता हूं उसको, छोटा कर देता, उससे कल्याण होगा? कुछ नहीं होगा। ये सब बेकार की बातें। हम इसीलिए इसको इंस्पायर करने में लगे हुए हैं। मैं जो कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने क्या कहा, मेरा प्रोग्राम एक 90 दिन का है। 90 दिन क्या आप अपने आप को देखे खुद एक्सपीरियंस करना चाहेंगे कि मैं काजू बादाम छोड़ के केवल मूंगफली खाऊं तो जीवन बहुत अच्छा हो गया, बाल बहुत घने हो गए, स्किन बहुत अच्छी हो गई, मेरी फटी हुई एड़ियां ठीक हो गई, खुरदरे हाथ ठीक हो गए? एक्सपीरियंस करने का मन है तो 90 दिन ही तो है। 90 दिन आ जाओ, 90 दिन नारियल पानी छोड़ के रख देखो कि हाँ, जो नारियल पानी आपको जीवन लंबे समय तक हासिल नहीं करवा पाया हो, केवल 90 दिनों में आप जो चाहो हासिल कर सकते हो। किडनी स्टोन, स्वाति बंसल जी का 8 mm का किडनी स्टोन केवल 90 दिन में गायब हो गया। उनका SGPT 88 SGPT केवल 90 दिन के अंदर 40, सब कुछ खाते हुए, नॉर्मल पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल, पाव भाजी सब कुछ खाते हुए उनका SGPT कम हो गया। और क्या चाहिए भाई? आपके लिपिड प्रोफाइल ठीक होना चाहिए, आपकी जो शुगर प्रोफाइल ठीक होना चाहिए, आपका लिवर प्रोफाइल ठीक, समय के यही तो सही आपको होना है, और क्या करना है? तो वो तो हम कर ही रहे हैं। और 90 दिन आपको, 90 दिन अपने आप को दे दो, सब कुछ खाओ, देख तो सकते हो। और हम ये कह रहे हैं कराओ, आप ऑपरेशन कराओ, घुटने का कराओ, जिसका कराना है करा लो, लेकिन एक 90 दिन अपने आप को तो देके देख सकते हो जी। कि डॉक्टर साहब से कहो कि मैं आ रही हूँ 90 दिन के बाद आ रही हूँ, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। 90 दिन में फिर चले जाना, कटवा लेना, दोनों घुटने कटवा लो जी। तो ये जो 90 दिन का प्रोग्राम है उसमें हम कैसे इन्वॉल्व कैसे होते हैं, उसका प्रोसेस क्या है? ओके, तो हमारा जो नंबर है वो आप डिस्क्रिप्शन में लिखने ही वाले हैं। उस नंबर पे या ashashta.com पे जब लोग आते हैं तो हमारी टीम के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है ना डॉक्टर साहब, ये ग्रुप प्रोग्राम होता है, ऑनलाइन चलता है, हर महीने की 1 तारीख को शुरू होता है जी। और हर ट्यूसडे की रात को 8 बजे हम एक वेबिनार करते हैं जो बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है। आपके मन में जो भी सवाल है, जैसे आपने यहाँ पे सवाल पूछे, दर्शकों के मन में और कुछ सवाल होंगे, तो अब उनका जवाब देगा कौन? दुनिया में कोई भी एक्सपर्ट बैठा हुआ नहीं कि बॉस मैं बैठा हूं आपके सवाल लेने के लिए। कठिन से कठिन सवाल आप कर सकते हैं। मंगलवार को 8 बजे से 12 बजे तक मैं हर दिन बैठा होता हूं। अभी जो हमारी आने वाली वेबिनार है 200 नंबर की, 199 वेबिनार हम कंप्लीट कर चुके हैं। लोग आते हैं, सवाल पूछते हैं, जो मन में इच्छा है वो सवाल पूछिए, आपको पता चल जाता है। और फिर ये जो प्रोग्राम है, जैसे 1 मई को शुरू होगा, 1 जून को, 1 जुलाई को, ऐसे शुरू होता है। और ऑनलाइन होता है लेकिन लाइव होता है। आशा मैडम खुद इसको कंडक्ट करती हैं। तो आप पहले फ्री वेबिनार के लिए आप एनरोल कर लीजिए, वेबिनार अटेंड कीजिए, उसके बाद में आप आगे जा सकते हैं।
जी, तो वेबिनार में आके हम समझ के जी। फिर इनरोल हो सकते हैं बिल्कुल। कि प्रोसेस क्या है। जी हाँ, बिल्कुल। फिर उसके बाद आप लोग वो खाने का प्रोसेस समझाते हैं कि आपको खाने में कैसे क्या इंक्लूड करना है, जी यही हाँ। होता है बेसिकली। जी हाँ, यही होता है। देखिए, प्राइमरीली जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, सही समय क्या है और सही कॉम्बिनेशन क्या है। जैसे पराठे का कॉम्बिनेशन मैंने अभी आपको बताया, तो एक तो समय और कॉम्बिनेशन, क्वांटिटी तो हमारे यहाँ होती नहीं है, पेट भर के ही खाना है सभी को। तो यही सारी चीजें। फिर क्या होता है, लोगों के मन में थोड़ा सा भय रहता है, यार कह रहे हैं अब मैंगो खा लो, मैं तो इंसुलिन के इंजेक्शन ले रही हूँ और ये कह रहे हैं मैंगो खा लो, मरवाएंगे क्या ये मेरे को। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं पैसे देने के बाद जो डर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि हमने तो पैसे दे दिए, ये 90 दिन तो जो आशा जी कहेंगे मैं पूरे समर्पण भाव के साथ आ रही हूँ। 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद फिर वेबिनार होगी जहां पे डरे हुए लोग भी बैठे हुए हैं और जहां पे ये जो पूरे समर्पण भाव के साथ आ रहे हैं ये भी बैठे हुए हैं। ये कहेंगे मैडम मेरे को तो फर्क पड़ा नहीं, वजन तो जा नहीं रहा, मेरी डायबिटीज में भी ठीक हो नहीं रहा। तो पूछेंगे नहीं, हिम्मत नहीं हो रही है खाने की, मैं वैसे ही इतनी जीवन में त्रस्त हूँ, मैं कर नहीं पा रही हूँ। ये क्या कहेंगे, अरे मैडम मैं तो आ गई, आपने जो कहा मैं तो करके, और मेरी जो शुगर 450 आती थी अभी 150 आ गई है, मेरा जो वजन था वो 7 ही दिन हुए हैं लेकिन 3 किलो कम हो गया, तो इसको भी लेसन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे यार मैं ऐसे ही 7 दिन खराब कर दी, अगर मैं मान के चलती तो मेरे भी जीवन में कल्याण होता। तो यहाँ पे न केवल हमसे इंस्पायर हो रहे हैं लोग बाग, लेकिन आपसी जो ग्रुप डायनेमिक्स है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ये एक अजूबा, कंप्लीटली एक यूनिक प्रोग्राम एग्जिस्ट कर रहा है जो ग्लोबल नेचर है। पूरी दुनिया से लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं और ऑनलाइन होने की वजह से, अदरवाइज कौन एक दूसरे को मिलाता है। और यहाँ पे तो ये कहते हैं वन साइज डज नॉट फिट ऑल, हर व्यक्ति को अलग अलग खाना खाना है। आपको अगर पीसीओडी है तो अलग खाना खाना है, डायबिटीज है तो अलग खाना खाना है, थायराइड है तो अलग खाना खाना है। हम कह रहे हैं नहीं बॉस ऐसा नहीं है, वन साइज विल फिट एवरीबॉडी, लेकिन वो साइज है भी नहीं। साइज का मतलब जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीना जी अपने हिसाब से खाना बनाएंगी, उषा जी अपने हिसाब से बनाएंगी, तो आप अपना सब लोग पहन तो पैंट कोट ही रहे हैं लेकिन सबका साइज अलग अलग है। हम ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति दाल चावल रोटी सब्जी ही खा रहा है, कौन सा सेम साइज है। किसी को इतनी कटोरी दाल खा रहा है तो हम तो साइज नहीं दे रहे, लेकिन ये कह रहे हैं वंस एक ही मील सबको फिट कर। जी हाँ, जिसको जो परेशानी है दाल चावल रोटी सब्जी से, जिसको थायराइड है वो थायराइड ठीक होगा, जिसको डायबिटीज है मैंगो केले से वो डायबिटीज ठीक होगा, और वजन तो जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए जो गलत जो संदेश लोगों ने डाल रखे, संदेश नहीं, उनका भी दोष नहीं है क्योंकि वो बेचारे वही पढ़ के आ रहे हैं, मैकॉले की किताबें, वेस्टर्न वर्ल्ड की किताबें, और करेंगे क्या। उन्होंने पढ़ लिया कि गेहूं में ग्लूटन होता है, मैं कहता हूं नहीं होता ग्लूटन, अभी क्या करोगे। देखा किसी ने नहीं, रट के बैठे, मुझे दिखाओ ना लेबोरेटरी में ले जाके ग्लूटन नहीं होता है। अगर होता भी होगा तो होने दो, वो ग्लूटन से ही जीवन में कल्याण है, वो ग्लूटन से ही आपके इन्फ्लेमेशन ठीक होंगे, वो ग्लूटन से ही आपका गट बैक्टीरिया अच्छा बनेगा, वो ग्लूटन से ही आपके जीवन में कल्याण होगा, और कोई भी रास्ता है नहीं। पहले के टाइम में 14 और 15 के अराउंड आता था, अभी 9 के अराउंड 7 तक में भी आया है बच्चियों को। तो वो खाने के इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, लाइफ स्टाइल से हो रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, यही रिसर्च में आया है। दूसरी तरफ अगर आपसे जानना चाहें कि आप तो बच्चों को खाने भी खिलाएंगे, और फिर और एक और है इससे जुड़ा हुआ कि इसमें ये भी कहा जाता है जो सर्वाइकल कैंसर है, जितने टाइम आपके पीरियड आते हैं, एक रिसर्च में भी है कि अगर ज्यादा ईयर तक आपके पीरियड रहे तो कैंसर या फिर वहां पे कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब वही है कि अगर इस पे खाने से ही असर पड़ रहा है, तो इस पे आपकी क्या राय होगी कि हम खाने से पीरियड को डिले कर सकते हैं, या एक सही टाइम पे जो हमारा आता था वो आ सकता है छोटी बच्चियों के लिए। अभी लेटेस्ट आईफोन का कौन सा मॉडल है? 16 आई थिंक, 17 प्रो मैक्स 17 है, सॉरी 17 है। क्यों 16 वाले से क्यों काम नहीं हो सकता? 17 में क्या खूबसूरती है? 17 वाला रिसर्च करके बनाया गया है, आपके जीवन को बेटर बनाता है। यस और नो? यस। कोई भी रिसर्च इसलिए होनी चाहिए कि मानव जीवन बेहतर बने और मानव बहुत प्रसन्न हो जाए, या इसलिए रिसर्च होनी चाहिए कि डरा, अरे मैंने रिसर्च की है बॉस, तेरे को तो कैंसर हो जाएगा। रिसर्च किस लिए होनी चाहिए? अरे कुछ नहीं, मैं बैठा हूं ना, मैंने रिसर्च की बॉस, कैंसर का खतरा तो टल गया।
किस लिए होनी चाहिए? खतरा टलने के लिए। ये क्या कह रहे हैं, अरे मैंने रिसर्च की है, अगर ऐसा हुआ ना कैंसर का तो खतरा बहुत बढ़ जाएगा और इसके लिए तुमको एक वैक्सीन लेना पड़ेगा। ये वैक्सीन आजकल आ रहा है, HPV है। जितनी भी रिसर्च मेडिकल फील्ड में, हेल्थ फील्ड में हो रही है, वो आपके डर को दुगना तिगुना एक्सपोनेंशियल बढ़ाने के लिए हो रहा है। वो जलाली हलाली क्या कह रहा है, तो बच्चा है तू मेरा, चल फैंटा पी, यही बोल रहा है ना। जो भी एक्सपर्ट होता है वो किस लिए होता है? जीवन में आनंद देने के लिए। बच्चा परेशान है, बाप कहता है मैं हूं ना, आई विल टेक केयर ऑफ यू। लेकिन ये साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? आपको डराते जा रहे हैं। आपके जो क्वेश्चन में सिर्फ डर के ही भाव थे। हम ये कह रहे हैं 7 साल की बच्ची को पता है कि उसको चिप्स खाने, कौन खिला रहा है? मां तो खिला रही होगी। उसके टिफिन में अगर आड़ कबाड़ दिया जा रहा है तो कौन दे रहा है? मां तो दे रही है। और मां भी आज की इतनी समझदार है, वो भी किसी एक्सपर्ट के अनुसार टिफिन दे रही होंगी। वो टिफिन शायद स्कूल के लेवल पे चेक भी किए जाते होंगे, बच्चों के लेवल पे आपस में भी वो देखते होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये समस्या बन रहा है, इसलिए जो भी विचारधारा चल रही है वो कंप्लीटली गलत है कि नहीं है? और आप कह रहे हैं ये अगर ऐसा हुआ तो जब आप 50 साल के हो जाओगे तो आपको कैंसर हो जाएगा। ये ऐसी रिसर्च हुई कैसे? इसका सत्यापन करेगा कौन? ये सब गलत बातें हैं। जितनी भी रिसर्च है कंप्लीट नॉनसेंस है। और मैं तो ओपनली कह रहा हूं, तो करके दिखाओ ना, प्रूव मी रॉन्ग। लेकिन सारी रिसर्च गलत है, रिसर्च हो नहीं रही है। अगर हो भी रही है, इनका एजेंडा मुझे पता नहीं है क्या है, और उस एजेंडा को ही ये आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, हमारे पास आते हैं लोग ऐसे, माँ इस, और हम क्यों महिलाओं के ऊपर फोकस है कि पूरा परिवार आपका स्वस्थ बनता है। सुचि जैन जी ने हमारे, जिनका प्रोग्राम अभी खत्म हुआ, उनकी बिटिया इस समय 14 साल की है। अभी 2-3 महीने पहले उनका प्रोग्राम खत्म हुआ। उसको पीरियड 12 साल की उम्र में आ गए थे। जब से पीरियड शुरू हुए इरेगुलर थे, मतलब PCOS की प्रॉब्लम उसको ऑलवेज थी। कभी हो रहे हैं तो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो नहीं हो रहे हैं, कभी फ्लो ठीक नहीं है। मतलब आप सोचिए, एक 12 साल की बच्ची जब से पीरियड हुए तब से वो एक परेशान स्थिति में है। ये माँ के लिए भी दुखदाई है और बच्चे के लिए दुखदाई है कि नहीं है? इतनी कम उम्र में दुखदाई लग रहा है ना। हमारे प्रोग्राम में वो आई, हम क्या सिखा रहे हैं? खाना ही खाना सिखा रहे हैं। बच्चे के टिफिन में बहुत अच्छा खाना गया, पराठे जा रहे हैं, इडली सांभर जा रहे हैं, इससे अच्छा कुछ। केवल 1 महीने में समस्या ठीक हो गई। आपको समस्या गंभीर लग रही है और आपको लग रहा है कि ये तो पता नहीं कैसे ठीक होगी, कैंसर भी बन सकती है। कुछ नहीं बन सकती। आप जब खाना खाएंगे, क्योंकि माओ को पता नहीं है, इसलिए बच्चों को क्या खिला रहे हैं वो भी पता नहीं है। हमारे प्रोग्राम में आने के बाद में 4-4 साल की बच्चियां अपनी माँ को गाइड करती हैं, माँ फ्रूट का टाइम हो गया, फ्रूट खा लो। आप मुझे बताइए, आपने अच्छे से खाना खाया, 11 बजे आपने चाहे तो दबा के 3-5 केले खा लिए, चाहे दबा के 3-5 मैंगो खा लिए, कौन सी चीज आपको असर करेगी? कुछ नहीं करने वाला। कोई भी दवा हो, जो आपने कहा दवा खाने से ऐसा होता है, कुछ नहीं होने वाला। केवल दवा खाते जाओगे। ये जितने भी एक्सपर्ट हैं दवा तो जरूर खिलाएंगे लेकिन खाना बंद कर देंगे। जितने भी एक्सपर्ट हैं एक्सरसाइज तो कराएंगे लेकिन खाना बंद कर देंगे। बोले ये मेरा प्रोटीन पाउडर का डब्बा खाओ जो कचरे में से, गोबर में से बनाया जाना है। दूध को फाड़ लिया, उसमें से जो वे बचता है उसमें से भी कुछ बना देते हैं। नॉनसेंस है कंप्लीटली। हम कह रहे हैं आलू का पराठा बनाओ, तुमको 6 पैक 8 पैक जो भी है वो बनेंगे। और हम बड़े से बड़े लोगों का एग्जाम्पल देते हैं जो इस विज्ञान को समझते थे और समझ के जीवन में कुछ हासिल भी किया। रॉनी कॉलमैन है, मिस्टर ओलंपिया, 8 खिताब जीते हैं उसने। आज तक उसका कोई, अब वो चल भी नहीं, खड़ा भी नहीं हो पाता। कुर्सी में बैठा है तो खड़ा भी नहीं हो पाता। जिसकी बाजुएं 2 फीट की होती थी, उसके बाइसेप 24 इंचेस, आज वो 8 इंच भी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। और जब स्टेज पे खड़ा होता था मिस्टर ओलंपिया, ऐसे ऐसे पोज दे रहा है। आज उसकी टांगे ऐसी झाड़ू की सीख के जैसी हो गई है। उसेन बोल्ट आज भी उस धावक था वो ओलंपिक का, केवल 39 इयर्स का है आज की डेट में, चल भी नहीं पाता है। और भागने में शरीर की सारी मसल्स डेवलप करनी पड़ती है, चाहे वो कंधे की मसल्स हो और चाहे वो बाजुओं की मसल हो, क्योंकि दौड़ने की प्रोसेस में एक एक मसल काम आती है। कुछ भी आज वो चल भी नहीं पाता, एक सीढ़ी नहीं चढ़ पाता है। नन्हा सा बच्चा उसको गोद में भी नहीं ले पाता है। यहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ये जो सफेद पोश जो लोग बैठे हैं, जिन्होंने ये 4-5 किताबें, 4 नहीं 3 ही शब्द हैं इनके पास, कार्ब,
प्रोटीन, फैट या फाइबर, मेटाबॉलिज्म और कैलोरी, इनके अलावा शब्द नहीं है इनके पास। और ये पांचों शब्द झूठे हैं, दे डू नॉट। मैं तो कहता हूं मुझे मेरा ही मेटाबॉलिज्म चेक करके दिखा दो ना, मैं आता हूं, जो फीस देने को तैयार हूं और इनाम और दूंगा ऊपर से। मुझे प्रोटीन चेक करके दिखा दो कि प्रोटीन है, मुझे दिखा दो, चेक करके नहीं, मैं आई कम टू लेबोरेटरी, वो उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहिए, उसको स्पेक्ट्रोमीटर कहिए, जो मर्जी कहिए, मुझे दिखा दो ये मूंग की दाल है, ये 100 ग्राम दाल है, इसमें 9 ग्राम प्रोटीन है, मुझे दिखा दो प्लीज। इतना ही, मेरी रिक्वायरमेंट कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है। ये सब मिथ्या है। साइंस के नाम पे मानव जाति को लूटा जा रहा है, बीमार किया जा रहा है। खाना तो खाना ही पड़ेगा। अनलोड की जो विचारधारा है एक दिन सब लोगों तक तो जाएगी ही जाएगी, आप जैसे लोगों के माध्यम से जाने ही वाली। बिल्कुल। इस सब प्रोसेस में आने वाली जो पीढ़ी है और जो विमेन अभी इसको देखेंगे, और एक हेल्दी जो कॉन्सेप्ट है कि हेल्दी रहना है हमें। हेल्दी का मतलब ये नहीं कि एकदम स्लिम बॉडी जिसमें आपके बोन्स दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, हेल्दी रह के हम जी सके, अपनी सारी कार्य कर सकते हैं, और जो भी काम है उसको हम सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या ऐसी महिलाओं को सजेशन देना चाहेंगे कि वो हेल्दी रह सके खाना खाते हुए? हमारा तो यही कहना है कि डरे नहीं खाने से, खाने से तो मोहब्बत करना है। देखिए, अगेन छोटे छोटे एक रोजमर्रा के एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक साइकिल है, उस साइकिल में एक पंक्चर हो गया, आप साइकिल वाले के पास जाते हो तो उसकी जो पंक्चर लगाता है उसके ऊपर क्या लगाता है? ट्रक का टायर लगाता है। क्या लगाता है? ट्रक का टायर, एक ट्यूब होता है सर, ट्यूब का। वो साइकिल की एक कोई पुरानी साइकिल की ट्यूब होती है, उसी को काट के लगा देता है। ऐसा ही होता है। यानी कि अगर जो चीज रिपेयर, हम सब जानते हैं कि मान लीजिए प्लास्टिक सर्जरी करनी है तो हमारी स्किन को इधर से उधर से कहीं से निकाल, ऐसा ही होता है। स्किन के ऊपर हड्डी तो नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। ठीक उसी तरीके से हमारा ये जो शरीर अगर डैमेज हो गया है, इंटरनली डैमेज हो गया है, तो ये उसी चीज से रिपेयर होगा जिस चीज से ये बना हुआ है। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? हमारा शरीर किस चीज से बना हुआ है? सेल्स तो ठीक है, लेकिन सेल्स तो मार्केट में मिलते नहीं कि मैं उससे कर लूं। सेल काहे से बने? मैं आपको बताता हूं। गीता के 3 अध्याय के 14वें श्लोक में लिखा हुआ है कि हमारा शरीर कैसे बना। गीता, श्रीमद् भगवत गीता इस दुनिया का सबसे पहला पॉडकास्ट थी, है ना? श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद। उसमें 3 अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब उन्होंने पूछा अर्जुन ने कि हमारा शरीर अनाज से बना हुआ है, अन्न से बना हुआ है। कौन सा अन्न? ऐसा अन्न जो बरसात से पैदा होता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, भूतानि मतलब शरीर। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। पर्जन्य मतलब बरसात से जो अन्न पैदा हुआ। और हम सभी जानते हैं बरसात से केवल 2 ही अन्न पैदा हो सकते हैं, एक गेहूं और एक चावल जी। बाकी किसी भी अनाज के ऊपर बाजरा, जवारी, नाचनी, रागी, बरसात की अगर रिमझिम बुहारें बिगड़े खत्म हो जाता है। भगवान ने कहा है, भगवान ने तो शरीर को बनाया है ना, उन्होंने कहा है शरीर अनाज से बना हुआ है। इसलिए जब तक आप गेहूं और चावल नहीं खाएंगे कल्याण होने वाला नहीं है। डर डर के कहां तक डरोगे? डरते रहो, एक दिन तो समझ में आएगा कि ये जितनी भी प्रोसेस है, 3 तरह की प्रोसेस होती है डॉक्टर साहब वेट लॉस की। नंबर 1, आपको कोई गोली, कैप्सूल, हर्बल सप्लीमेंट, कोई इंजेक्शन दे के वेट लॉस कम करने की कोशिश करता है। 22,000 25,000 रुपए महीने की आइटम कब तक खाते रहोगे? 3 साल तक। उसके बाद जिस दिन छोड़ोगे 30 किलो वजन कम किया, 50 किलो वापस आएगा। और ये हम सब देख चुके हैं। अनंत अंबानी ने 108 किलो वजन कम किया, 125 वापस आया। 18 महीने में कम किया, 18 हफ्ते में वापस आया। आना ही है, आप चाहे तो आप भी देख सकते हो। दूसरा रास्ता होता है जिसमें आपको कोई एक्सरसाइज करने के लिए एक्सपर्ट कहते हैं, जिम आओ, योगा करो, 108 सूर्य नमस्कार करो, जुम्बा करो। कर लो, कब तक करोगे? 108 सूर्य नमस्कार करने का मतलब समझते हैं क्या होता है? आधा घंटे तक अनुलोम विलोम करते रहो, वजन कम हो जाएगा। लेकिन ये भी यही कहता है, गोली कैप्सूल वाला कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि तुम खाना खाओ पेट भर के। ये भी कभी नहीं कहेगा कि तुम खाना खाओ पेट भर के, मेरी एक्सरसाइज विल टेक केयर ऑफ यू, नेवर। तीसरा जो तरीका होता है जिसमें कोई डाइटिंग या फास्टिंग होती है, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या कीटो डाइट हो या
पैलियो डाइट हो, खाना नहीं खाने दे रहे ये कोई भी लोग। वो ये कहेगा कि तुम ठीक है 12 बजे तक फ्रूट खाते रहो, 12 बजे के बाद में दबा के पराठे खा लो या बर्गर खा लो या पाव भाजी खा लो, कोई खाने देगा? कतई नहीं खाने देगा। मैंगो खाने देगा? कतई नहीं खाने देगा। चौथा जो तरीका है जिसमें कि आपका पेट ही काट दिया जाता है, वो बेरिएट्रिक सर्जरी, चाहे वो गैस्ट्रिक बाईपास हो या स्लीव मेथड हो या जो भी मेथड हो। सब लोग आपको भूखा रख रहे हैं। सब लोगों का ये मानना है भूख ईश्वर ने बहुत ही खराब चीज आपको देके भेजी है। अनाज और खाना बहुत ही खराब चीज है, टेस्ट बहुत ही खराब चीज है। ये आपके जीवन को तबाह करने में लगे हुए हैं, इसलिए खाना नहीं खा। हम ये कह रहे हैं इन्हीं से कल्याण होगा। शुद्ध ताजा खाना खाइए, जो भगवान 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में कह रहे हैं। ताजा गर्मा गर्म मौज मस्ती के साथ महिलाएं क्या कर रही हैं? बच्चों का बचा हुआ थाली में से मान लो 3 लोग हैं, बचा हुआ खाना खा लिया, कतई नहीं खाना। पहले अपना ध्यान रखो। हवाई जहाज वाले क्या कहते हैं कि इस हवाई जहाज में अगर प्रॉब्लम आएगी तो मास्क गिरेंगे, पहले अपना ध्यान रखो बाद में दूसरे का। दिस इज व्हाट वी आर एडवाइजिंग। हम इंस्पायर क्या कर रहे हैं? सेल्फ लव और सेल्फ रेस्पेक्ट। महिलाएं आज जो दबी कुचली कह रही है, हम तो वही कोशिश कर रहे हैं। क्यों बासी खाना खाना? हस्बैंड की प्लेट का निकाल के क्यों खाना? बच्चे की बचा हुआ थाली का क्यों खाना? पहले आप खाओ और बच गया तो फेंक दो उसको। ताजा खाना खाइए, गर्मा गर्म खाना खाइए। इतने मोहब्बत से जो बना रहे हो खा लो पहले अपना। दिस इज व्हाट वी आर इंस्पायरिंग। हमारा पूरा इंस्पिरेशन तो यही है कि आप खाना खा लीजिए, उसी से कल्याण होगा। और 90 दिन तो देख लो ना अपने आप को। जी बिल्कुल। एक व्यक्ति तो आके कहे कि नहीं आप गलत बता रहे हो, हमारे तो 18,000 है, 91 देशों में लोग प्रेजेंट हैं। और आज की दुनिया तो बहुत ओपन दुनिया है ना, और हमारा तो प्रोग्राम ही ओपन है। हम तो कुछ छुपा के रख नहीं है। सब लोग आते हैं और लिखते हैं, बताते हैं, वीडियो करके बताते हैं कि कमाल हो गया, हमने तो गोलगप्पे भी खाए और वजन कम हो गया। जी। सबसे बड़ी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR को भारत सरकार ने कहा कि लोग बहुत बीमार हैं, हमारे लिए चिंता का विषय है, देश के लिए चिंता का विषय है, इसलिए बताइए देश के लोगों को क्या खाना खाना चाहिए। ये कैसे बताएंगे? रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च करने के लिए, क्योंकि ये न्यूट्रिशन से संबंधित है, तो ICMR के पास, जैसे आपने कहा कोविड के समय, ICMR की एक एजेंसी है जिसका नाम है NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिसने कोविड का टीका बनाया। ऐसे ही उनकी एक एजेंसी का नाम है NIN, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन, जो हैदराबाद में है। सभी लोगों का ये मानना है कि कोविड में हम घरों में बंद रहे, एक्टिविटीज बंद हो गई, केवल खाते थे, वजन बढ़ते चले गए। अनलोड के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए थे ना डॉक्टर साहब, सबने मौज मस्ती से खाना खाया है, खूब बनाया है, और हमारे रिकॉर्ड वहीं पे पैदा हुए। 90 दिनों में 20 किलो 500 ग्राम खाना खा के बिना हिले। बंबई के आप घर देखिए, ऐसे छोटे छोटे घर होते हैं, कई लोग रहते हैं, हिल भी नहीं सकते। हम तो चलो घर थोड़ा बड़ा है, चलो घर में वॉक कर लिया, अगर ऐसी बात, हिल भी नहीं सकते। कोविड जैसे जब सर बाहर पुलिस बैठी हुई, लेकिन क्योंकि जब खाना खाया, बिना हाथ हिलाए खाना खाया, बिना पलक झपकाए खाना खाया, वजन कम हो गया। तो ये NIN ने रिसर्च करी। आप बताइए कि एक भारतवर्ष के लिए एक डाइटरी गाइडलाइन डिजाइन करने के लिए कितना समय लग सकता है? डिपेंड करता है कि किस क्षेत्र के लिए डिजाइन। नहीं, पूरे देश के लिए करेंगे ये लोग तो? मेरे से पूछेंगे तो ऐसे हम देश वाइज में, हम इंडिया बहुत वेरिएंट ज्योग्राफिकली हैं, तो हर स्टेट अलग डिमांड करता है। मैं आपको बता दूं, इन्होंने 4 साल लिए। अच्छा। 2019 में इन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की, जब गवर्नमेंट का मैंडेट आया कि आप शुरू कीजिए। 4 साल, 4.5 साल लगाए। 2023 में इनकी रिसर्च खत्म हुई और 2024 में इनकी रिपोर्ट आई। इस रिसर्च पे, जिसके ऊपर पूरे भारतवर्ष का हेल्थ डिपेंड करता है, 60 करोड़ से ज्यादा लोगों का हेल्थ डिपेंड करता है। 4-4.5 साल तक जो रिसर्च चलती रही, उसमें कितना खर्चा, मिनिमम से मिनिमम जो भी आप समझ सकते हो, कितना खर्चा लग सकता है? करोड़ों में गई होगी। 4-4.5 साल लगे, और उसके लिए जबरदस्त फील्ड वर्क लगा हो। जी बिल्कुल, है ना? हाँ। अब मैं सत्य बताऊं आपको, हाँ। जिसको हम रिसर्च कहते हैं, मैंने उनसे RTI करके पूछा, 0 खर्चा हुआ। रिसर्च कैसी कि कोई हिला भी नहीं, ये जो जूम के ऊपर मीटिंग हुई है, 0 खर्चा। ये लोग मिले भी नहीं कभी कि चाय पी ली बैठ के।
ये भारत की, और वो जो NIN और ICMR 100 साल से भी ज्यादा पुरानी इंस्टीट्यूट है, टॉप मोस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है इस दुनिया की, देश की नहीं, दुनिया की। घर में बैठे बैठे रिसर्च सारी घर में बैठे बैठे है। मेरे पास रियल एविडेंस है, RTI है, जीरो खर्चा हुआ है, केवल जूम के ऊपर मीटिंग हुई है 50 से ज्यादा एक्सपर्ट, और उसके बाद में बड़ी फैन फेयर के साथ 5 मई 2024 को इन्होंने रिपोर्ट पब्लिक की है, और जिसपे भारत सरकार के एक बहुत बड़े उच्च पदाधिकारी ने उस पर 4 नोट लिखा है। इन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च किया है। जीरो रिसर्च ऐसी होती है। ICMR की एक और रिसर्च 47 लाख रुपए खर्चा हुआ है, किसी और ने कराया, वो झूठी पाई गई है कंप्लीटली, और उसको कह दे तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। रिसर्च ऐसी होती है। रिसर्च पे मत जाइए, साइंस वाइंस सब बेकार की बात है। खाना खाओ मौज मस्ती से, क्यों रिसर्च? और खुद ही देखो ना। मैं ये कह रहा हूं कि कोई दूसरा देखे, आप खुद ही देख लो क्या होगा। अल्टीमेटली आपका कोलेस्ट्रॉल आड़ा तिरछा होगा, जिसको लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, और क्या होगा, आपकी जो किडनी प्रोफाइल है वो आड़ी तिरछी होगी, आपका लिपिड जो लिवर प्रोफाइल है वो आड़ा तिरछा होगा, SGPT SGOT कहां जा रहा है, आपके जो यूरिन पैरामीटर्स, आपके ब्लड पैरामीटर्स, आपके HbA1c, और क्या होगा आपके थायराइड के पैरामीटर्स। 90 डेज में पता, 90 डेज में 35 साल से चलती हुई हाइपोथायरॉयडिज्म, जो 300 mcg की गोली ले रहे होते हैं, एक ही गोली है थायरोनॉम या थायरोक्सिन, वो कैसे ठीक होगी? खाना खाने से ठीक होगी। और हम तो ये कह रहे हैं 90 दिन में ठीक। अगर 90 दिन में 300 से 100 पे भी आ गई तो भी आनंद है कि नहीं? आपका TSH इंप्रूव हो गया, T3 इंप्रूव हो गया, T4 इंप्रूव हो गया, और क्या चाहिए? अभी जो मैंने आपसे बताया कि जो श्वेता बंसल जी, उनका 8 mm का किडनी स्टोन गायब ही हो गया 90 डेज में। माइग्रेन आपका अगर कभी है, गायब ही हो जाता है। एक कैंसर सर्वाइवर लेडी थी, वो कहती मेरे हाथ इतने खुरदरे होते थे, मुझे बहुत दुख होता था कि ये क्या हुआ, लेकिन उन्होंने कहा अभी बेबी सॉफ्ट हो गए हैं मेरे हाथ। एक लेडी थी जिनकी एड़ियां फटी रहती थी, बोले मैं इतने से कभी मोमबत्ती टपका रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, होता ही नहीं है कुछ। लेकिन 90 डेज में जो कल्याण है 90 डेज में ही होगा, उससे ज्यादा समय लग। और हमारे पास भी प्रोग्राम नहीं है। 90 डेज जो आ रहे हैं तो जीवन में हासिल करके जा रहे हैं, जीवन जी के जा रहे हैं। जीवन नया ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, ट्रांसमोग्रीफाई हो जाता है। वी कॉल इट ट्रांसमोग्रीफाई। इसलिए ये सब चीज जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, और सीधी सी बात है ना, मैं कहता हूं मेरा मेटाबॉलिज्म नाप के दिखा दो, नहीं होता है, इम्पॉसिबल है। आज एक अलग ही कॉन्सेप्ट हमने देखा है और समझा है। मेरे लाइफ में तो पहली ये कॉन्वर्सेशन हुई है जिसमें हम खा पी के वेट लॉस करेंगे, और जिस तरीके से इन्होंने समझाया है कि इनके प्रोग्राम में 90 डेज का जो प्रोग्राम होता है उसमें फूड को कैसे खाना है, किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन बैठेगा, उसको हम देखते हैं। इन्होंने देखा है, एनालिसिस किया है, और फिर आपके लिए वो प्रोग्राम डाइट जो भी होता है वो प्लान करते हैं। और प्लान भी नहीं करते, आई थिंक कि ये आपको बोलते हैं सब खाइए, लेकिन किसके साथ किसको खाना है वो, और कब किसको खाना है। तो फूड के चॉइसेस हो सकते हैं आपके, लेकिन इनका गाइडेंस ये होता है कि आप आलू के पराठे दही के साथ ना खा के चटनी के साथ खाइए। तो ऐसे चीजों को इन्होंने मॉडिफाइड किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अगर वेट लॉस करना है तो इस प्रोग्राम के तहत सही और समझदारी से गाइड मिलेगी, और मुझे उम्मीद है कि आप पतले होंगे और खा पी के पतले होंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में, नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक पे। स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर सर, थैंक यू सो मच अपने पॉडकास्ट पे मुझे बुलाने के लिए।